चैप्टर फिनिश हो चुका है मोल कॉन्सेप्ट और उसका लास्ट टर्म जो कंसंट्रेशन टर्म्स था वो आज हम लोग के पास फिर से आ रहा है रिपीटेड फॉर्म में और वो क्या कहलाएगा तो सर वो है कंसंट्रेशन टर्म्स और उसका यूजेस करने आज हमें सॉल्युबिलिटी की बात करनी है सॉल्युबिलिटी देखना है इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है सॉल्यूशन नया चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है प्यारा सा चैप्टर है सर एक दो लेक्चर्स का चैप्टर है बहुत ही आसानी से चैप्टर खत्म हो जाता है लेकिन आपको क्या करना है साथ साथ में अच्छे से चीजें शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा चीजों को रिवाइज करते चलिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार फिर से करेंगे आज की क्लास में और देखेंगे चलो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर चुके हैं उसमें जो लास्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स था उसी को लेकर फिर से हम लोग आज आ चुके हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स में ही सबसे पहले बात करेंगे मैं बार-बार बोल रहा हूं मास परसेंटेज W/W अगर मैं बात करूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और तीसरे W/V और चौथी अगर बात करूं कि सर W/V इन चारों के मीनिंग का हमने चारों का मीनिंग निकाला था एक काम करते हैं इन चारों के मीनिंग देखे थे हमने कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं चारों के चारों देखे थे W/W V/V W/V V/W अगर कोई बैकलॉग में आके वीडियो देख रहा है भाई प्लीज एक बार जाके पीछे देखो वहां पर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे निकालते हैं इन सबका कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला था नहीं हाँ इसका मीनिंग समझना कैसे लिखते हैं इसका सर देखिएगा अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ है सर ऐसा कहीं लिखा हुआ है KOH एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो यहाँ पर मीनिंग समझिएगा इसको कैसे हम डिकोड करेंगे और किस तरह से मीनिंग बनाएंगे इसका 20% W/W KOH एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है W/W मतलब मास इन मास का परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास तो सर यहाँ पर ये बोला जाएगा ध्यान देखिएगा आपको एग्जाम हॉल में बस इतना ही जानना है 20 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सर सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 20 ग्राम कितना है KOH है 20 ग्राम क्या है KOH है ध्यान देखिएगा अगर आपको ये लिखा है तो इसका मीनिंग ऐसे डिकोड करना है किसने बोल दिया सर अगर यहाँ पर 20% W/W के बदले क्या लिखा होता V/V लिखा होता KOH एक्वस सॉल्यूशन लिखा होता अगर ये लिखा होता अगर मुझे ये लिख दिया जाता तो मैं क्या करता 20% V/V क्या लिखता सर यहाँ पर मैं क्या लिखता 20 ml वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 20 ml ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 20 ml of KOH is present in 100 ml of solution मतलब मास को मास के रिस्पेक्ट में देखना है और वॉल्यूम को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखना है वॉल्यूम को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मास को मास के रिस्पेक्ट में देखना है अगर मैं बोल दूं यहां पर देखना अगर मैं यही चीज 20% मास बाय वॉल्यूम लिख दूं मास बाय वॉल्यूम KOH एक्वस सॉल्यूशन लिख दूं अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 20% मास बाय वॉल्यूम तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इसका मीनिंग सोचो जो लोग करना चाहते हैं एक बार सोचो ये वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम मास विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास यहां पर मास विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम तो 20 ग्राम क्या होगा KOH होगा 20 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन तो ये लाइंस डिकोड करना सीख लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बाकी मास बाय परसेंटेज का इसका परसेंटेज निकालना फार्मूला मैंने बता दिया हुआ है आप लोगों को फार्मूला लास्ट मोल कांसेप्ट में बता दिया था एक बार फिर से देख सकते हैं वहां जाकर और अगर मैं वॉल्यूम बाय मास करता हूं KOH एक्वस सॉल्यूशन का अगर मैं वॉल्यूम बाय मास करता हूं तो इसको देखोगे तो यहां पर क्या आएगा कि सर 20 ml ऑफ KOH वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन कितना लिख दूं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 20 ml ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये देख लो पक्का 20 ml ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन तो ऐसे करके कर रहे होंगे ये चारों लाइंस का मीनिंग यही था सर इसमें परसेंटेज निकालना है तो अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 अपना मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 वॉल्यूम अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे यही है कंसंट्रेशन टर्म्स यही होंगी कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाएगा सर श्योर हो अच्छा इसको करने के बाद मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा था हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको प्रोनाउंस करते हैं इसको प्रोनाउंस्ड एज काई बोलते हैं काई मतलब ये वाला CHI मतलब केमिस्ट्री वाला काई ठीक है काई इसको काई बोलते हैं प्रोनाउंस्ड एज काई ध्यान देखिएगा प्रोनाउंस्ड एज काई ये क्या होगा मोल फ्रैक्शन की बात की जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है अगर दो लोग हैं क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्यूशन में हमेशा क्या लेके चलेंगे दो लोगों को लेके चलेंगे मैं A और B के बदले 1 और 2 लिखता हूं और 1 और 2 क्यों लिख रहा हूं क्योंकि आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 को हमेशा क्या बोलेंगे सॉल्वेंट 2 क्या होगा सॉल्यूट सर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं जो विच इज लार्ज इन क्वांटिटी एक्सेस इन क्वांटिटी जो एक्सेस इन क्वांटिटी हो उसको क्या बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे जो लोअर इन क्वांटिटी हो क्या हो लोअर इन क्वांटिटी हो सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें पता चल गया अब हम लोग को बोला जाए सर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 बताइए या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए ध्यान देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मतलब क्या हो गया सॉल्वेंट सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो क्या होगा अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन आएंगे सर दो ही कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है तो मोल फ्रैक्शन 1 इज नथिंग n1 by n टोटल या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात की जाए तो वो कितना होगा n2 by n टोटल या फिर हम बोल सकते हैं n2 by n1 plus n2 n2 by n1 plus n2 यही होगा सर आप देखो इसको मोल फ्रैक्शन को अगर सम करोगे chi1 plus chi2 is equals to what y1 आ जाएगा ऐड करके देखो दोनों का एलसीएम अपने पास इक्वल chi1 is equals to chi1 plus chi2 1 आ गया मतलब एक का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन बस कुछ नहीं 1 minus chi1 करना है सर एक का निकाल दिया दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे निकाल सकते हो chi2 chi1 ऐसे निकाल सकते हो पक्का तो ये मोल फ्रैक्शन है chi1 chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकाला जा सकता है श्योर है तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया अच्छा मोल फ्रैक्शन तो छोड़ो हमने इवन ये भी बात कर ली थी सर अगर मास फ्रैक्शन बोला जाएगा तो मास फ्रैक्शन किसी का निकालना हो अगर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे सर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मास तो टोटल मास ऐसे हो गया अगर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो सर अपना मास डिवाइड बाय सर टोटल मास इतना हो गया अगर मैं यहीं पर वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात कर दूं सर वॉल्यूम फ्रैक्शन सर देख लो सारे फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट निकालना है तो सर ये सॉल्यूट का क्या हो जाएगा V2 by V1 plus V2 और अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा सर V1 by V1 plus V2 यही होगा शायद पक्का कर लेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया मास फ्रैक्शन हो गया फिर हम लोग कहां आ गए थे कि सर इसके अंदर ही हम लोग बात करने लगे थे कि सर ppm होता है और ppb होता है ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन था अगर ppm किसी का भी निकालना है मान लो A का निकालना है तो सर W1 upon W टोटल इनटू 10 की पावर क्या कर देंगे 6 कर देंगे अगर मैं बात करूं ppb की तो ppb में क्या करते थे ध्यान देखिएगा ppb में क्या करते थे पार्ट्स पर बिलियन में सर ppb निकालना है अगर किसी का तो सर अगर किसी का ppb निकालना है तो उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू क्या करेंगे 10 की पावर 9 हो जाएगा अच्छा ये सारी कहानी कब थी ये सारी कहानी थी हमारी जब हमने बेसिक करा था कंसंट्रेशन टर्म्स अब हमने लास्ट क्लास में शुरू भी किया था और वही मैंने बोला भी था कि जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे हमने बात करी थी मोलैरिटी की मोलैरिटी क्या है तो सर मोलैरिटी किसको बोलते हैं कि सर मोलैरिटी इज नथिंग कैपिटल M और ये किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है लीटर्स में लेना है ये मोल्स में होगा सर यही होगा मोल्स पर लीटर मोलर बोल दो इसको मोलैरिटी को अब यहां पर देखोगे तो इसके फॉर्मूले ना यहां पर देखोगे तो ऐसा ही बन जाता है n2 by v लेकिन ये लीटर में या फिर हम लोग लिख देते हैं W2 by m2 इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसमें लेंगे ml में ये भी हो जाता है मोलैरिटी का फॉर्मूला 2 इज फॉर सॉल्यूट W मतलब क्या होता है गिवन मास W मतलब होता है गिवन मास कैपिटल M मतलब मोलर मास कैपिटल M मतलब मोलर मास
ठीक है ना, W और M ये होता है, मोलैरिटी ये है, मोलैरिटी ये है। यहाँ से हमने एक चीज और निकाली थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकालोगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किसमें ले लोगे, लीटर्स में। लेकिन अगर नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालना है, अगर वॉल्यूम मिलीमीटर्स में दिया है तो यहाँ पर मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, यहाँ पर मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, एंड दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किसमें ले लेंगे, ml में ले लेंगे। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किसमें ले लेंगे, ml में ले लेंगे। पक्का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे कर लो, श्योर हो जाएगा। तो ऐसे मोलैरिटी का क्वेश्चन हो जाएगा, मोलैरिटी मोलैरिटी ऐसे निकालती रहिए। ये देख लीजिए मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी केस में एक केस और याद रखिएगा, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में डाइल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे चाहे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सॉल्यूशन को जब भी डाइल्यूट करेंगे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वहाँ पर m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। देख लो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली जब भी आप डाइल्यूशन करेंगे वहां पर ये क्वेश्चन का पार्ट बना देंगे, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कोई बोले कि सर वॉल्यूम क्या लेंगे, किसी भी टाइम से लो, बस वॉल्यूम दोनों साइड यूनिट सेम रखना। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी को यूज करके हम डाइल्यूशन का क्वेश्चन कर लेंगे। डाइल्यूशन के क्वेश्चन में क्या आता है, जैसे मैं सिंपल अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर मान लो एक सिंपल ऐसे क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देखना। मतलब जब दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, इसका मतलब मोलैरिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम। या अगर मैं बोलूं कि सर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। सर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल चलते हैं, तो मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा, वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा, वॉल्यूम। देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.2m इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, अगर ऐसा लिख दिया जाए, सॉल्यूशन ऑफ 0.2m डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, ठीक है, व्हाट विल बी न्यू मोलैरिटी, व्हाट विल बी न्यू मोलैरिटी। ये न्यू मोलैरिटी कौन सी होगी, क्या होगी, न्यू मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स न्यू मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होने वाली है, मोलैरिटी क्या होने वाली है, क्या होगा, मोलैरिटी क्या हो जाएगी। अगर 0.2m की डाइल्यूशन कर देते हैं 10 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। इनिशियल मोलैरिटी कितनी है, 0.2m। सर फाइनल निकालनी है, लेकिन फाइनल इनिशियल वॉल्यूम कितना है, सर v ले लो, सीधा वी ले लो। और ऐसे भी अभी शॉर्टकट भी कर सकते हो। फाइनल मोलैरिटी कितनी है, m2 की वैल्यू नहीं पता, सर वॉल्यूम फाइनल कितना होगा, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 10 टाइम्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू v इज नथिंग, सर m2 इंटू 10v हो जाएगा। और वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट कर दो, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 अपॉन 10, सर 0.002 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। अब कोई चाहे तो इतना कैलकुलेशन भी नहीं करेगा, सीधा ये देखेगा वॉल्यूम को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो मोलैरिटी 10 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई चाहे एग्जाम में तो ये कैलकुलेशन अवॉइड कर सकता है, सीधा ये लिख सकता है। अगर उसको कॉन्फिडेंस है तो यहाँ से वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली डाइल्यूशन करके आप क्या करोगे, मोलैरिटी को क्या करोगे, 10 टाइम्स डिक्रीज कर देना। पक्का। अच्छा, मोलैरिटी को देखोगे तो मोलैरिटी का एक रिलेशन है, रिलेशन ऑफ मोलैरिटी विथ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसका एक सिंपल सा रिलेशन आता है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा रिलेशन आता है, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है तो देखना अपने पास। सिंपल सा रिलेशन क्या आता है कि सर मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी जो होगी वो पता है किसके इक्वल होती है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 10 टाइम्स xd अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेयर x इज मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, d इज डेंसिटी एंड m इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, m इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। पक्का हो जाएगा सर। अच्छा, एक ना मैं ऐसे कमेंट पढ़ रहा था तो हाँ, उसमें भाई देख कोई बोल रहा था सर इतना क्लास में इजी हो जाता है बट डीपी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। अभी जस्ट याद आ गया तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्लास में क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, यही क्वेश्चन कराता हूँ। क्लास में क्यों हो गया, क्योंकि जहाँ पढ़ाया वही क्वेश्चन करा दिया। अभी हाँ सर बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन एग्जाम जब डीपी करने जाते हो तो हाथ में पता नहीं चलता। अब वहाँ पे क्वेश्चन रैंडम होते हैं, अब वहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो अलग अलग वैरायटी आ जाएंगे। तो भाई यही चीज तो सीखनी है। उसका सॉल्यूशन देखते हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, कई सॉल्यूशन देखोगे, पता चल जाएगा उसमें क्या करना है। या सॉल्यूशन आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन में देखोगे तो पता चल जाएगा भाई इसमें ऐसे तरीके से सोचना है। अब जैसे ये पढ़ा रहा हूँ, ये फॉर्मुला भी पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको इजी लगेगा। जो भी फॉर्मुला दूंगा तो चलो एक काम करता भी नहीं दूंगा, बेटर कि अभी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। फॉर्मुला बता दिया, डी डेंसिटी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो तुम्हारी टेक्निक तुम्हें भी यूज करते हैं। देखना दूसरी चीज, अगर मिक्सिंग का कांसेप्ट लेके आया गया, अगर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस किया जा रहा है, अगर सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर रहे हैं, अगर हम सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो वहां पर देखेंगे वहां पर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं। तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि सर जिसके जितने मोलैरिटी है वॉल्यूम है सर डिवाइडेड बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय v टोटल कर दो। अब सर ये मोलैरिटी v टोटल क्या होगा, सर इन जनरल क्या होता है, v टोटल इन जनरल क्या होता है, सर इन जनरल v टोटल इज v1 plus v2। लेकिन हाँ कभी कभी इन सम क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, इन सम क्वेश्चंस वॉल्यूम मे बी वॉल्यूम की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में क्या करे, वॉल्यूम और ज्यादा ऐड कर दे, और ज्यादा वॉल्यूम क्या कर दे, ऐड कर दे। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन जब करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला रखना होता है, m मिक्सचर इज नथिंग m1v1 plus m2v2 डिवाइडेड बाय v टोटल। अगर तीन मिक्सचर होंगे तो m1v1 plus m2v2 plus m3v3 डिवाइडेड बाय v टोटल v1 plus v2 plus v3। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में देख लेना वहां पर ये चीज मेंशन की जाती है कि पानी ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, वो ऐड कर, वो चीज आप देख लीजिएगा। पक्का। तो रिलेशन देख लीजिए मोलैरिटी का, किसका, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। यही तीन केसेस हैं जो आपको जानने हैं। इसके बाद देखेंगे तो हमारे साथ कौन आएगा, तो सर इसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म्स में आ रहा था, ये कौन सा नंबर था, 10 नंबर। तो 11वां नंबर क्या आएगा, 11वां नंबर की बात करें तो हम लोग की लाइफ में आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। ये क्या है, मोल्स पर केजी में। सर ये क्या है, मोल्स पर केजी वाला होता है। ये क्या होता है, मोल्स पर केजी होता है। मोलैरिटी यही होती है, मोलैरिटी यही होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा मोलैरिटी की बात कर रहे हैं सर, इसका भी फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या लिख दिया जाएगा, W2/m2 into 1000 अपॉन W1 केजी ग्राम में। और अगर यही चीज N2/W केजी में लिख दिया जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिख दिया जाएगा। तो ये सब देख लेना। मोलैरिटी का यूनिट देखोगे तो यूनिट बहुत सही आता है, मोल्स पर केजी आता है, मोल्स पर केजी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोलर बोल देते हैं। अब इसका रिलेशन याद रखिएगा, अभी जो बताने वाला हूं वो रिलेशन ऑफ मोलैरिटी। ध्यान से देखिएगा, मोलैरिटी विथ मोल फ्रैक्शन, ये बहुत सही से क्वेश्चन आएंगे। अब ये सब रिलेशंस आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि आप एग्जाम में डिराइव नहीं करने जाएंगे, आप वहां पे डिराइव करने जाएंगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मोलैरिटी की बात करते हैं स्मॉल m की, देखिएगा मोलैरिटी क्या होता है, chi2/chi1 into 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1। देखिएगा ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा इनटू क्या करेंगे 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। सर ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन मोलैरिटी विथ मोल फ्रैक्शन। देखिए मैं आपके सारे फॉर्मूले कर रहा हूं, जो लोग बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो, भाई ये रहा हमारे शॉर्ट नोट्स। अब इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स का क्या होता है, तुम सारे क्वेश्चन तुम्ही से कराऊंगा, बस मैं फॉर्मूले बता दे रहा हूं ताकि मुझे ये लगे हां फॉर्मूले रह गए थे लास्ट अपने पास। और क्या बोला गया कि सर अगर तुमसे कोई बोल दे कि रिलेशन बिटवीन
कैपिटल एम मोलैरिटी वाला, मोलैरिटी ऐड स्मॉल एम मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में अगर डिफरेंस निकालने को बोल दिया जाए तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। सर मोलैरिटी जो होती है स्मॉल एम जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा 1000 टाइम्स मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सर ये देख लीजिएगा, ये रिलेशन आप यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये सारे फॉर्मुलाज मैंने शॉर्टकट वाले आपको बता दिए हैं। ये देख लीजिए, मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ, मोलैरिटी का मास परसेंटेज के साथ, मोलैरिटी का 1000 टाइम्स एम डिवाइड बाय 1000 टाइम्स डी माइनस एम इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाएगा। यही कंसंट्रेशन टर्म्स, इतने ही कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर घूमते रहना है, क्वेश्चन करते रहना है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, जितना आपको बताया ना इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो भाई निकाल दो, इसमें वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल का निकालना है, तो अल्कोहल का अपना वॉल्यूम कितना है 15 और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 75 इनटू क्या कर देंगे 100, ये क्या हो गया 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 20, सर 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ गया, निकाल दे भाई, यही है। इस क्वेश्चन कीजिए 60% बाई मास दिया है, 60% बाई मास का मतलब क्या होता है, 60% बाई मास ऑफ CH3OH, इसका मतलब 60 ग्राम क्या है CH3OH है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देख लो सर मास ऑफ CH3OH कितना आ गया सर 60 ग्राम। सर मास ऑफ वाटर कितना आएगा, यहाँ पर पानी का मास कितना आएगा सर 40 ग्राम। एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, 60 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 60 अपॉन कितना आ जाएगा सर, ये 32 आ जाएगा, और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन 18 आ जाएगा। एक्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, अगर फास्ट निकालनी है आपको तो एक्जैक्ट वैल्यू के लिए मैं क्या बोलूँ आपको, क्या करेंगे 60 अपॉन 32 क्या हो गया 1.875, और अब यार जल्दी कैलकुलेशन करनी है, एग्जाम हॉल में आपके टाइम होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी 2.22, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वाटर आ गया। मोल परसेंटेज निकालनी है, मोल परसेंटेज किसका निकालें, मोल परसेंटेज ऑफ CH3OH निकाल दें। CH3OH के मोल्स परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हो गए, एन टोटल कितना हो गया, एन टोटल कितना हो गया सर 1.875 प्लस 2.22 कितना हो जाएगा 1.875 प्लस 1.875 प्लस 2.22 कितना हो गया 4.095, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो 4.095 से, इनटू क्या कर दो 100 कर दो, तो सर 1.875 डिवाइड बाई 4.095 इंटू 100 कर दिया, इंटू 1.875 डिवाइड बाई 4.095 इंटू 100 45.8 आ गया। ये परसेंटेज कितना आ गया 45.8, तो CH3OH का परसेंटेज कितना आ जाएगा 45.8, तो बाकी लोगों का परसेंटेज कितना आ जाएगा ये रहा। सर आपको क्या किया, अब देखो यहाँ से डिकोड कैसे किया, तो सर ये दे दिया 60% बाई मास का मतलब क्या होता है, इस लाइन को डिकोड किया गया। सर 60% बाई मास का मतलब 60 ग्राम CH3OH है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 60 ग्राम CH3OH है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो निकाल लो भाई। ये देखना मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोलैरिटी का यूनिट मोल्स पर केजी। जो लोग करना चाहते हैं प्लीज वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कीजिएगा भाई साहब, रिकॉर्डेड बैच है तो मुझे इसमें पता ही नहीं। अच्छा अब यही पर एक चीज और याद रखनी है, क्या सर जिसमें भी वॉल्यूम टेंपरेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेंपरेचर डिपेंडेंट कौन होगा, तो सर टेंपरेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होगी, डिपेंडेंट टेंपरेचर डिपेंडेंट कौन होगा, तो सर टेंपरेचर डिपेंडेंट वो होगा, टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म्स किसको बोलेंगे सर, जहां पर टेंपरेचर जहां वेयर वॉल्यूम इज इन्वॉल्वड, वेयर वॉल्यूम इज इन्वॉल्वड, मतलब जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इन्वॉल्वड है, वो टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म्स हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सर टेंपरेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम चेंज करता है। तो यहां पर देख लीजिएगा, विच द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन वैरीज विद टेंपरेचर, टेंपरेचर के साथ किसमें वैरी करता है सर, यहां पर वॉल्यूम आता है क्या, नहीं सर, कैसे सर मास गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास, सर मास परसेंटेज में आता है क्या, नहीं सर, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, जहां वॉल्यूम आया वही टेंपरेचर चेंज करेगा। मोलैरिटी में देखेंगे सर ये क्या है वॉल्यूम, ये चेंज करेगा, टेंपरेचर के साथ ये चेंज करेगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो जहां भी वॉल्यूम का टर्म आ गया, वॉल्यूम का टर्म जिस कंसंट्रेशन टर्म में आ गया उसी को क्या बोलते हैं टेंपरेचर डिपेंडेंट, क्योंकि टेंपरेचर चेंज करते हैं वॉल्यूम क्या होती है चेंज होती है, टेंपरेचर चेंज करते हैं वॉल्यूम क्या होती है चेंज होती है। मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी दी गई है, ये देखना मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्वेंट का। याद करो अभी जस्ट फॉर्मूला देखो, अब जो डीपीएल होंगे भैया फॉर्मूला भी लिखवाया था, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन लिखवाया था। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या लिखवाया था, मोलैरिटी इज नथिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 टाइम्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा सर पक्का। सर मोलैरिटी क्या होगी देखना ध्यान से, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 3, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट का कितना ले ले x, तो ये कितना हो गया 1 - x, क्यों, क्योंकि सर अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 - x। आपने इसको x क्यों लिया, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो उसकी वैल्यू x लेता हूं, दूसरे की वैल्यू कितनी ले लूंगा 1 - x। सर ये किसका सॉल्वेंट कौन है इसमें, एक्वस, एक्वस मतलब पानी है, एक्वस मतलब क्या हो गया पानी है, तो सॉल्व कर लो अब इसको। ये कितना हो गया 1854x इज इक्वल्स टू 1000 - 1000x, सर ये 1000x इधर लेके आ जाएंगे 1000 अपॉन, सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 अपॉन 1054, सर अप्रॉक्सीमेटली 0.95 के आसपास आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है 1000 अपॉन 1000.95 जहाँ 1050 तो ऑब्वियस है 0.9 के आसपास आएगा। ठीक है बाकी ऑप्शंस क्लियर है। फॉर्मूला यूज कीजिए, सर कितने ग्राम ऐड करेंगे, इतना वॉल्यूम है इतना वो है, कितना ग्राम चाहिए होगा सर एक बात बताइए, ग्राम कैसे निकालेंगे NaOH का, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल दें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 250 ml, ml को किसमें कन्वर्ट कीजिएगा लीटर्स में, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने मोल्स हो गए हाफ मोल्स हो गए, NaOH के कितने मोल्स हो गए हाफ मोल्स, तो गिवन मास NaOH का मास कैसे निकालोगे, तो सर इसके मोलर मास से किसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल्स से, कितना मास हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा, कितना मास हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा। इतने ग्राम NaOH को ऐड करेंगे। वो बोले सर लीटर में क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को लीटर में लेके काउंट करते हैं, अगर ml में ले लेते तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं आते, क्या आते हैं मिलीमोल्स आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं आते क्या आते हैं मिलीमोल्स आते हैं। वीडियो पॉज कीजिए अटेम्प्ट कीजिए। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी बतानी है, तो मोलैरिटी के लिए N2 बाई वॉल्यूम किसमें लीटर में, सर N2 की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, तो 6.022 × 10 की पावर 20, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम कितना होगा ml में दिया है, तो सर उसको किससे डिवाइड करेंगे सर 1000 से, तो वॉल्यूम आ जाएगा ये देख लो, माइनस मोलैरिटी कितनी हो गई 10 की पावर -3, और ये कितना हो गया 2 ऊपर आ जाएगा, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3, क्या आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। 98% दिया हुआ है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम का मतलब ध्यान सुनिएगा, मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि सर 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज गिवन इज प्रेजेंट इन मास इज प्रेजेंट इन क्या होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा अब आपको ये चीज कहां से मिली, मास बाई वॉल्यूम से, मास इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, चलो बताओ मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसमें लीटर्स में, यही चाहिए। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालें,
H2SO4 के मोल्स कितने सर? H2SO4 के मोल्स कितने हो गए? 98 और इसका मास भी 98, कितने मोल्स हो गए? 1 हो गया सर। 1 पुट कर दीजिए। वॉल्यूम लीटर्स में कितना लें? तो सर वॉल्यूम लीटर्स में निकालेंगे सर। कितना वॉल्यूम है? 100 ml है, डिवाइड बाय 1000 कर दें सर। ये कितना हो गया? 10 की पावर -1 क्या पुट कर दें? 0.10 के 1/10 पुट कर देते हैं, सीधा सीधा 1/10 पुट कर देते हैं। ये 10 ऊपर आ जाएगा। इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी सर? ये डेंसिटी का डेटा ऐसे ही दिया है। क्यों? अच्छा कोई बोले सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? मोलैरिटी 10x d/m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्यों नहीं यूज किया सर? इसमें ये क्यों नहीं यूज किया? ये क्यों नहीं यूज किया भैया? ये इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ डेंसिटी है, यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन यहाँ पर पता क्या है? x क्या था? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट था। मास परसेंटेज मतलब w/w था। यहाँ पर क्या दिया है? w/v दिया है। यहाँ पर क्या दिया है? w/v दिया गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पीपीएम में कंसंट्रेशन बताना है, तो पीपीएम में कैसे कंसंट्रेशन बताते हैं? तो सर अपना मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या कर दें? 10 की पावर 6 कर देते हैं सर। नीचे देखेंगे कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। देख लो 250 ppm आ जाएगा, 250 ppm आ जाएगा। देखो सर अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल से करते चले जाओ, ऐसे करते चले जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी। ऑब्वियस भाई यही सही है, फिर तो पहला ही सही है। मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, नहीं। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं, कभी नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन इज नहीं, बस हो गया। 500 ग्राम सर कंसंट्रेशन निकालना है, पीपीएम में निकालना है। पीपीएम में कैसे निकालेंगे? फ्लोराइड का पीपीएम कैसे निकालेंगे सर? फ्लोराइड का पीपीएम निकालना है सर। अपना मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या करते हैं? 10 की पावर 6 कर देते हैं सर। ये क्या हो गया? 3 जीरो, यहाँ क्या हो गया? 3, मतलब ऊपर क्या बच गया? 2000/5 कितना हो जाएगा? 400। कितना पीपीएम आ जाएगा? 400 ppm आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है सर, मोलैरिटी बताना है। मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैरिटी बतानी है। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था सर? chi2/chi1 इनटू 1000 सर m1, यही था सर 1000/m1। chi2 की वैल्यू कितनी सर? सॉल्यूट का वैल्यू कितना दिया है? 0.2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.8। कैसे सर? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर 0.2 है तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 0.8। 1000/m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ले लूं, 250/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250/18 हो जाएगा। और 250/18 करोगे सर 18 250/18 कितना आ जाएगा? यहाँ तक मुझे लग रहा है 13.8 आएगा, बाकी चेक कर लेते हैं। 13.8, ठीक है 13.8 आ जाएगा, यही आंसर होगा पक्का। अभी खत्म तो नहीं हो रहा भाई, कितने बचे हैं? चलो ये लास्ट। चलो 2.8% मास बाय वॉल्यूम। 2.8% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि 2.8 ग्राम ऑफ केवेज, 2.8 ग्राम ऑफ केवेज इज प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ केवेज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। भाई साहब आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है। अब फॉर्मूला पुट कीजिए प्लीज, जो लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करते रहिए। भाई रिकॉर्ड बैच है तो मुझे नहीं पता कौन किस स्पीड से लिख रहा है, कौन किस स्पीड से काम कर रहा है, तो प्लीज आपके अंदर आपके पावर है वीडियो पॉज करने का, आप मजे ले सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। मोलैरिटी की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केवेज डिवाइड बाय वॉल्यूम किसमें? लीटर्स में लेना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केवेज कितना आएगा सर? गिवन मास कितना है केवेज का? 2.8। मोलर मास निकालने जाएंगे सर, इसका मोलर मास 56 आएगा। 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 20। 1 अपॉन क्या आ गया? 20। सर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है? 100 अपॉन क्या आ जाएगा? 1000। 1/10 आ जाएगा सर। अब शुरू हो जाइए, कितना हो जाएगा? ये 1/20 और ये कितना हो गया? 1/10। ये कितना हो गया? 1/10। ये देख लो 10/20 हो गया। मोलैरिटी 0.5 आ गई। मोलैरिटी कितनी हो गई? 0.5 आ गई। मोलैरिटी कितनी हो गई? 0.5 आ गई पक्का। तो भैया इस चैप्टर का और मूल कॉन्सेप्ट का जो बीच का था, देखो भाई जिसको भी हड़बड़ी हो गई सर क्वेश्चन देख ले भाई, सब चीज रिलेटेड है ना, तो ऑब्वियस है। अब कल को सर भाई कल कंसंट्रेशन इसलिए ज्यादा नहीं करा पाया था क्योंकि मुझे पता था इधर करा लूंगा। अब आते हैं थोड़ा सा सत्संग चालू करते हैं। सत्संग क्या है? तो भैया आप सॉल्विटी की बात चलेगी। अब सॉल्विटी की बात चलेगी तो एक बार सॉल्विटी को ध्यान से सुनना। सॉल्विटी होती क्या है? देखो भाई ऐसा है, सॉल्विटी को बोलते हैं कि भाई कितनी आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर। किसी गिवन टेंपरेचर पे कितना मैक्सिमम आप कितना ऐड कर सकते हो, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। सॉल्युबिलिटी इज व्हाट? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर। इसी को क्या बोल जाता है? सॉल्युबिलिटी बोल जाती है। सॉल्युबिलिटी को जनरली हम लोग मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी हम लोग जनरली मेजर करते हैं मोल्स पर लीटर में, याद रखिएगा मोल्स पर लीटर में। लेकिन हाँ कहीं कहीं पे आपको हो सकता है, कहीं कहीं पे हो सकता है सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर भी दिया हो, लेकिन हाँ जनरली हम लोग किसे मेजर करते हैं? मोल्स पर लीटर में। इन केस इन जनरल हम लोग किसे मेजर करते हैं? इसमें। लेकिन फॉर गैसेस, गैस के केस में अगर सॉल्युबिलिटी मेजर करनी है तो सर गैस के केस में हम लोग किसके टर्म में मेजर करते हैं? सॉल्युबिलिटी मेजर की जाती है मोल फ्रैक्शन के टर्म में। किसके टर्म में मेजर की जाती है? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। गैस के लिए किस टर्म में मेजर करते हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में पक्का। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? जो मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व किया जा सकता है, जो हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अच्छा अब सॉल्युबिलिटी को बोले तो सर सॉल्युबिलिटी की बात बताता हूं। सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी हम लोग सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर सैचुरेटेड मतलब नो मोर, पहले रुक जाओ, अनसैचुरेटेड पहले बताता हूं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मोर सॉल्यूट कैन बी, मोर सॉल्यूट कैन बी, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट at a given temperature, given amount of solvent at a given temperature, given amount of solvent at a given temperature. मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मतलब आप अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि भाई अभी उसमें ना सैचुरेशन नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल चीनी पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, मान लो पानी का एक ग्लास लिया, उसमें चीनी डाल रहे हो, तो उसमें मान लो पहला 1 स्पून डाला तुमने, 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो क्या होगा? आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा भी डालोगे, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। अभी तक वो सॉल्यूशन क्या रहा? अनसैचुरेटेड लगा, क्योंकि आप और भी ऐड कर सकते हो। लेकिन एक काम करो, तीसरा डाल दो। अब तीसरा सॉल्यूशन ना अंतिम ग्लास नॉर्मल साइज का, तो आप ऐसे स्टीयर करते रह जाओ, आप देखोगे कुछ ना कुछ शुगर का पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब वो किस सॉल्यूशन की बात कर रहा है? वो किस सॉल्यूशन की बात कर रहा है? तो सर वो बात कर रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सर अगर जब तक आप ऐड कर सकते हो तब तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सर जहां पर नो मोर सॉल्यूट कैन बी, नो मोर सॉल्यूट कैन बी, no more solute can be added in a given amount of, in a given amount of, in a given amount of, no more solute can be added in a given amount of solvent at a given temperature. सर ये अब इससे ज्यादा आप नहीं ऐड कर सकते। एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, ये पता है कौन सी कंडीशन को बताता है? इक्विलिब्रियम को बताता है। ये किसको बताता है? इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। ये अनसैचुरेटेड हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अगर मैं लास्ट में बात करूं तो एक हम लोग बोल देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सर यहां पर मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड in a given amount of solvent, in a given solvent, I mean given amount of solvent
एट हाई टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि भैया अब आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस आपका क्या हो जाएगा, फिर और ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्यूट और ज्यादा ऐड हो सकता है। तो सॉल्यूशन तीन टाइप के, कौन कौन से सर? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या है सर? मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, आप उसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब सैचुरेटेड का मतलब कि आप उस टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपका टाइम टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा आप उसको क्या करोगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा। पक्का? चलो देखना अब यहाँ पर सॉल्विटी हम लोग देखो, सॉल्विटी हम लोग तीन कंडीशन से पढ़ेंगे। सॉल्विटी हम लोग तीन कंडीशन से पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान सुनिएगा। सॉल्विटी में तीन कंडीशन कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? सॉल्विटी में तीन कंडीशन क्या क्या आने वाली है? तो भैया सॉल्विटी में देखेंगे ध्यान से तो क्या होने वाला है। सॉल्विटी पढ़ी जाएगी सबसे पहले सॉल्विटी में सर सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में रिजॉल्व करेंगे तो उनकी सॉल्विटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आराम से थ्योरी एंजॉय कीजिए, सत्संग एंजॉय कीजिए। फिर सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है। और लास्ट वन लिक्विड इन लिक्विड सॉल्विटी। तीन लोगों की सॉल्विटी हम लोग पढ़ेंगे और इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और लिक्विड क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। सर इस केस में ध्यान सुनिएगा, सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इस केस में होता क्या? सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। सर यहाँ पर क्या करेंगे आप? सिंपल सा देखेंगे तो सॉलिड क्या है? सॉल्यूट है। सॉलिड क्या है? सॉल्यूट है। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। और ये क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा। ये क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा। ये क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये नॉर्मल अपने पास ये सॉल्यूशन बन गया। अब लोगों ने बोला सर इसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे? ध्यान सुनिएगा, इसमें अगर मैं बोलूं कि सर इसमें किस पे डिपेंड करेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखना अपने पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्टली या डिपेंड्स ऑन, मैं ऐसे लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सर नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि सर हमने एक रूल पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट भैया लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक ये पढ़ा जाता है। मतलब सेम टाइप का नेचर होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये ध्यान रखिएगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक ये भैया सेम टाइप का नेचर होगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। मतलब पोलर है तो पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। मतलब सेम टाइप का नेचर होगा तो उस पे सॉल्वेंट डिसाइड करेगा भैया किस टाइप के तुम हो। सर सेकंड फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, लिक्विड पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सॉल्यूट का नेचर कैसा है? अब सॉल्यूट सॉलिड है तो सॉलिड में क्या हो सकता है? सर आयनिक सॉलिड हो सकता है, आयनिक सॉलिड भी हो सकता है। आयनिक सॉलिड क्या होता है? पोलर होता है। सर कोवेलेंट सॉलिड भी हो सकता है। अब कोवेलेंट सॉलिड हुआ तो सर वो दो टाइप का हो जाता है। कोवेलेंट सॉलिड दो टाइप का हो जाएगा, एक पोलर होता है कोवेलेंट और एक क्या होता है? नॉन पोलर होता है। एक पोलर होता है और एक क्या होता है? नॉन पोलर होता है। पोलर जिसके अंदर पोलैरिटी होती है, NaCl में हमेशा पोलैरिटी होती है, HCl में हमेशा पोलैरिटी होती है, लेकिन ClCl में पोलैरिटी नहीं होती है। तो सर देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कैसे? सर अगर आपका रिएक्शन इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब आप उसको हीट दे रहे हैं, जैसे चाय है, चाय वाला जो प्रोसेस चाय बनाते हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देन उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाओगे सर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सर देखा होगा चाय जल्दी बनानी है तो आप क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो उस केस में अपोजिट चला जाएगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो उस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देख लो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ और रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ दोनों कंडीशन में अलग अलग आएगी। फोर्थ वन सर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर पे कोई रूल नहीं होता, नो रूल ऑफ प्रेशर, कोई रूल नहीं होता। सर ये तीन मेजर फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर का तो कोई रूल ही नहीं है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो आपको किसको देखना पड़ेगा? किस टाइप का सॉलिड है। जैसे आप देखो ना सॉल्ट देखोगे और चीनी को देखोगे, सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व हो जाता है पानी में घुसते ही, क्या उसको ज्यादा स्टीयर नहीं करना पड़ता, लेकिन चीनी को क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें ज्यादा देर तक स्टीयर करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, तो वही क्या हो जाता है? सॉलिडिटी की बात कर रहे होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड किस पे करता है? लाइक डिसॉल्व लाइक। नेचर ऑफ सॉल्यूट आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। टेम्परेचर अगर एंडोथर्मिक है मतलब चाय बनानी जल्दी बनानी है तो क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो वाली चीजें। और एंडोथर्मिक में बढ़ाओगे तो एक्सोथर्मिक में कम हो जाएगी। पक्का हो जाएगा। तो बस इतना ही जानना है। ये भी तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। कहानी चालू होती है यहाँ से चालू होती है। कौन सी कहानी? सर गैस इन लिक्विड। सोच रहे हो गैस मतलब जो बंदा जिंदगी में खाली घूम रहा था, गैस इन लिक्विड सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। गैस इन लिक्विड की बात कर रहा हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। भाई साहब ये कैसे डिसाइड करेंगे? गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो भैया गैस पहली बात तो डिसॉल्व ही नहीं होगा। एक बात बताओ गैस क्यों जाएगा भाई? गैस इतनी रैंडमनेस लेके बैठा है, गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। क्या बना रहा है? सॉल्यूशन बना रहा है गैस। और ये देख लो गैस सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट क्या बना रहा है? सॉल्यूशन बना रहा है। अगर ये सॉल्यूशन बन रहा है ना, याद रखना ये प्रोसेस कभी भी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये भैया जिंदगी में याद रखना, क्योंकि यार इस रिएक्शन में एक बहुत ही रैंडम आदमी, सोच रहे हो गैस सबसे ज्यादा रैंडम इंसान होता है जो किसी की बात नहीं मानता, वो लिक्विड में जाकर डिसॉल्व हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। केमिस्ट्री बोलते हैं जब आप स्टेबल होते हैं तो आप एनर्जी क्या करते हैं? लूज करते हैं। तो एक्सोथर्मिक होगा, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। गैस सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट ऑलवेज एक्सोथर्मिक बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्सोथर्मिक हुआ तो यही पे बात कर लेते हैं। चलो इसकी बात करते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर मैं बात करूं ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो डिपेंड्स ऑन पहली बात भैया पहले कौन सा गैस आएगा, याद रखिएगा कौन सा गैस होगा सर? नेचर ऑफ गैस पे। नेचर ऑफ गैस मतलब नेचर ऑफ गैस क्या है सर? गैस का नेचर। कौन सा गैस का नेचर? सर नेचर ऑफ गैस क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। नेचर ऑफ गैस सर जो दैट कैन बी इजीली लिक्विफाइड, जो आराम से लिक्विफाई हो सकती है, इजीली लिक्विफाइड, हैव मोर सॉल्युबिलिटी, जो आराम से लिक्विफाई हो जाए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो नेचर ऑफ गैस मतलब गैस जो आराम से लिक्विफाई हो सके, मतलब सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना जल्दी गैस लिक्विफाई हो जाए। अब गैस कौन जल्दी लिक्विफाई होगा? जो कौन सा जल्दी लिक्विफाई होगा? जिसका क्या हो जाए? जिसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, थोड़ा अच्छा हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा भी स्ट्रांग हुआ वो गैस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगी और तभी क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट करेगी तो डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब कोई बोले सर लिक्विड के बारे में बताओ, भैया लिक्विड का सॉल्वेंट का क्या नेचर होता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक लिखने को लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। यहां पर मेजर जो रूल आता है वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का क्या रूल होगा? ध्यान से सुनिएगा सर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड,
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। याद रखिएगा, जितना ज्यादा टेंपरेचर कम होगा उतनी ज्यादा गैस क्या होगी? लिक्विड में सॉल्युबल होगी। क्यों? क्योंकि टेंपरेचर कम करेंगे, गैस की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो उतना आराम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए देखो, जितना भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोक पीते हैं, उन सबको देखो हम लो टेंपरेचर पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, तो उसमें क्या करेंगे? जितना टेंपरेचर कम करोगे उतना मजा आएगा पीने में। कभी गर्म कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, क्योंकि टेंपरेचर ज्यादा रहेगा, गैस कम डिसॉल्व होगी, पीने में मजा नहीं आएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड याद रखिएगा, ये क्या होगा? लेस देन, सॉरी, जितना टेंपरेचर बढ़ाएंगे उतना कम होगा। ये मतलब इसका एप्लीकेशन भी साइड बाय कर ही देता हूं, एप्लीकेशन भी याद रखिएगा। एप्लीकेशंस, पहली चीज, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम जिसको सॉफ्ट ड्रिंक्स बोल देते हैं हम लोग, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रीफर कहां करा जाता है? सर लो टेंपरेचर, प्रीफर्ड एट लो टेंपरेचर। क्यों भैया? क्योंकि जितना टेंपरेचर कम होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा ड्रिंक में डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन कि सर एक्वेटिक स्पीसीज जितनी होती है ना, जैसे सुना होगा कि बर्फ जम गई सर लेकिन मछलियां जिंदा रहती हैं, कैसे जिंदा रहती हैं? एक्वेटिक स्पीसीज जितनी भी होती है ना, दे फील मोर कंफर्टेबल, दे फील मोर कंफर्टेबल। ये कब मोर कंफर्टेबल फील करती हैं? मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर as compared to hot water, as compared to hot water, as compared to hot water। मतलब मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर as compared to hot water। क्यों भाई मोर कंफर्टेबल क्यों है कोल्ड वाटर में as compared to hot water? उसका रीजन देख लो क्या होने वाला है। सर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आराम से लो टेंपरेचर पे प्रेफर होता है, एक्वेटिक स्पीसीज ज्यादा कंफर्टेबल है कोल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि जितना लो टेंपरेचर होगा उतना ही ऑक्सीजन गैस पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी तो जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो क्या चाहिए? उनको तो ऑक्सीजन गैस चाहिए ना, सांस लेने के लिए बाहर थोड़ी ना आना, हवा में थोड़ी ना आना है। वो तो आराम से चाहते हैं हाँ भाई हम लोग आराम सांस लें, तो भैया आराम से क्या करेंगे? सांस ले लेंगे। एक्वेटिक स्पीसीज फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। पक्का। तीसरा, और यही पे एक लॉ आता है, थर्ड वन। अगर मैं थर्ड बनने की बात करूं तो यहां पर प्रेशर करूं, ध्यान से देखिएगा, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure, is directly proportional to pressure। इसी को हम लोग एक नाम देते हैं, that is known as Henry's law। इसी को हम लोग नाम देते हैं, that is known as Henry's law। ये क्या कहलाता है? Henry's law। सर solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure। जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा, उतना ज्यादा लिक्विड में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो दिक्कत क्या आती है? सॉल्युबिलिटी, अब देखना इसके फॉर्मूले कैसे होंगे। अगर सॉल्युबिलिटी आपने किसमें मेजर कर दिया? सॉल्युबिलिटी इज इन मोल्स पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर, तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी का यहाँ पर देखिए सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो सर यहाँ पर जो P होगा वो क्या हो जाएगा? K इंटू S। K क्या है? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोल्स पर लीटर, ग्राम पर लीटर ऐसे लिखा है तो आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। वो ज्यादा से ज्यादा ये कंपेयर करवा लेगा। अगर सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर या ग्राम पर लीटर में दी गई है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मुला नहीं मानते हैं। एक्चुअली ये दिया किसने था? हेनरी ने। हेनरी ने क्या करा? सॉल्युबिलिटी को मोल्स पर लीटर ग्राम पर लीटर में ले लिया था, लेकिन ये फॉर्मुला उतना हिट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सर एक चीज बताऊं, यहाँ अगर टेंपरेचर चेंज कर गया ना तो आपका मोलरिटी क्या होती है? चेंज होती है। टेंपरेचर चेंज किया मतलब वॉल्यूम चेंज होगा, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। ये फॉर्मुला जो था ना ये फेल हो गया। यहाँ पर डॉल्टन ने बोला, सुनो, डॉल्टन ने क्या किया? डॉल्टन ने बोला कि यार तुम लोग गलत तरीके से सॉल्युबिलिटी मेजर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, गैस के केस में मोल्स पर लीटर किसने बोला सॉल्युबिलिटी मेजर करने के लिए? गैस के केस में सॉल्युबिलिटी कैसे मेजर की जाती है? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई तुम गलत तरीके से मेजर कर रहे हो। अब की बार किसके टर्म में मेजर करो? मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करो। कि सर मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करो। तो सर प्रेशर इज नथिंग, Kh इंटू काई आ गया। और यहाँ पर देखेंगे Kh क्या हो गया? Kh क्या है? दैट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। डॉल्टन ने बोला भाई साहब सुनो, कोई दिक्कत नहीं, आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा टर्म ले लिया जो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए आपका फॉर्मुला गलत हो जा रहा है। हमेशा कहीं ना कहीं फॉर्मुला फिट हो ही नहीं पाया। बस इतना पता है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगी। अगर कंपेयर करेंगे तो S1/S2 डिवाइड बाय P1/P2। लेकिन यहाँ पर उसने बोला मैं एक ऐसा फॉर्मुला इंटरप्रेट करता हूं जो आपका हर जगह वैलिड होगा। अच्छा Kh का यूनिट क्या होगा? चलो यूनिट ऑफ Kh बताओ। हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? सर यूनिट ऑफ प्रेशर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटलेस होता है। मोल अपॉन मोल यूनिटलेस हो गया। जो दो लोगों का रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा? यूनिटलेस हो जाएगा। तो मोल अपॉन मोल क्या हो जाएगा? यूनिटलेस हो गया। तो ये हेनरीज कांस्टेंट क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर के इक्वल है। तो लोगों ने बोला बड़ा अच्छा है यार, इधर भी प्रेशर उधर भी प्रेशर, बड़ा काम का है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो इसका मतलब Kh इंटू काई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो सर हमने सबने पढ़ा है जब दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा तो Kh अगर कम करोगे तो काई की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर Kh की वैल्यू ज्यादा हुई तो काई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और दुनिया में याद रखिएगा नॉर्मली हमारा प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलते, जब तुम चीनी पानी घर में सब्जी बनाते हो, कुछ भी करते हो, चाय बनाते हो, तो यही मान के चलते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह बराबर है। तो भैया देख लो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। अगर तुम्हारा यूनिट कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, एक दूसरे के चलेंगे अपोजिट चलेंगे, एक दूसरे के चलेंगे अपोजिट चलेंगे। अगर तुमसे किसने बोल दिया देख लो मोल फ्रैक्शन और Kh का ग्राफ बोल दिया ड्रॉ करने को तो इस ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर वही चीज ऐसे दे दी जाए तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? Kh आ जाएगा। तो बस यही है, इसी को बोलते हैं हेनरीज लॉ। उसका डॉल्टन इंटरप्रिटेशन अच्छे से किया। बस यहां ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातों का। Kh क्या है? अच्छा एक चीज और, Kh क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। ये सारा कुछ किसमें पढ़ा? गैस इन लिक्विड में पढ़ा, गैस इन लिक्विड में पढ़ा। ध्यान सुनिएगा, अगर यही चीज ध्यान सुनिएगा, अगर यही सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड के बदले सर गैस और गैस का बनता, गैस और गैस का सॉल्यूशन होता, गैस और गैस का मिक्सचर बनता, गैस और गैस का मिक्सचर बनता। बस यहां पे याद रखना है नॉन रिएक्टिव गैसेस होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, नॉन रिएक्टिव गैसेस होना चाहिए। पता है सर सेम चीज वहां भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस होता है, मान लो Pa किसी गैस A का ले लेते हैं, गैस A का, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A होता है। और वहां पर बस देखना पार्शियल प्रेशर ऑफ A, वहां पर Kh के बदले क्या लिख दिया जाता है? P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सर इसी को हम लोग एक लॉ बोलते हैं एंड दैट इज नोन एज, इसको हम लोग एक लॉ बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ, सर डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब अपना इंडिविजुअल प्रेशर। सर यहां देखो गैस का अपना प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोल फ्रैक्शन। लेकिन वो किसमें है? गैस इन लिक्विड है। अगर गैस प्लस गैस होता तो उस केस में सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन आएगा, बट यहां पर क्या आ गया? टोटल प्रेशर। वहां क्या आ रहा है? Kh आ रहा है। वहां क्या आ रहा है? Kh आ रहा है। मतलब देख लेना, अगर पार्शियल प्रेशर B बोला जाए तो सर क्या हो जाएगा? काई ऑफ B इनटू क्या आ जाएगा? P टोटल। तो ये क्या है? गैस इन गैस है। वो क्या है? गैस इन लिक्विड है। हेनरीज लॉ क्या है? गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड होगा तो उसके लिए वैलिड होगा। पक्का हो जाएगा सर, हो जाएगा। गैस इन लिक्विड के लिए वैलिड होगा। श्योर हो? डन। चलो अच्छा चलो न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन बताना, फीसेस फील्स मोर कंफर्टेबल इन वार्म वाटर ड्यू टू, क्या फीसेस क्यों अनकंफर्टेबल फील करती है वार्म वाटर में? क्यों? क्योंकि सर गर्मी लगती है। क्या होता है उनके घर में एसी नहीं होता? क्या होता है? ऑब्वियस है, जैसे ही टेंपरेचर हाई करोगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, लो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर अपने, अब ये क्वेश्चन देख लो यार, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? सर लो सॉल्युबिलिटी। अब देखना किस पे हेनरीज लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है। अब यहीं पर दो चीजें मैं बताता हूं। पहली रुक जाओ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ क्या है कि भैया आप हेनरीज लॉ ने क्या बोला? ध्यान सुना, हेनरीज लॉ ने बोला कि सर मैं एक बार रिवाइज कराता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्रेशर।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब एक बात बताओ, पहली बात, ऐसा ना गैस ले लो, जो ऐसा गैस मत ले लो पता चला लिक्विड से अगर रिएक्शन कर जाए, तो ऐसा गैस मत लेना। मतलब गैस शुड नॉट रिएक्ट विद, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद, गैस किससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लिक्विड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पता चला आपस में रिएक्शन हो गई तो फिर सॉलिबिलिटी खत्म ही हो गई, फिर तो कुछ और बन जाएगा। दूसरी बात, गैस को आयनाइज भी नहीं करना चाहिए, गैस शुड नॉट बी आयनाइज, वो ऐसा ना हो कि उधर जाके उसमें आयनाइज कर जाए, तो आयनाइज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयनाइज भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, लिक्विड गैस, अब देखना सर प्रेशर को भी, अब एक बात बताओ, किसी बोला सॉलिबिलिटी गैस लिक्विड बहुत अच्छी बात है सर, प्रेशर बढ़ाएंगे बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ाते गए भाई, ज्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। याद करो कल भी क्लास पढ़ा, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1। तुमने भिड़ गए, तुम बोले अरे सर देखो ना, ये देखो मोल प्रेशर खूब बढ़ा रहे हैं, प्रेशर खूब बढ़ा रहे हैं, सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी भैया, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब 1 आ गया मतलब आप ही हो, कोई और हो नहीं सकता। मतलब अगर मान लो प्रेशर ऑफ गैस बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ते कितना हो गया, 1 हो गया। अब जैसे ही गैस 1 हुआ, लिक्विड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में एक ही आदमी 1 हो सकता है, दूसरा क्या होना पड़ेगा, 0। मतलब पता चला सॉल्यूशन ही खत्म हो गया, सॉल्यूशन ही आपका बर्बाद हो गया। तो इसलिए याद रखना, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। ऐसा नहीं कि प्रेशर हाई करते चले गए, प्रेशर हाई करते चले गए भाई, ऐसे तो फिर गया फिर तो। ठीक है, प्रेशर शुड नॉट बी हाई। एंड फोर्थ वन सर, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। क्यों, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। कभी आप देखो ना, आपको कभी एक्सपेरिमेंट करना होगा, घर वाले इजाजत दे दे तो ये स्टंट सारे आप घर वालों की परमिशन के साथ करेंगे। आप कुक की ना केन लेके उसको फ्रीजर में डाल देना, वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको पता है टेम्परेचर इतना भी लो मत कर देना, इतना भी लो मत कर दो, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। क्यों, क्योंकि सर आप ज्यादा लो करना शुरू करोगे तो आप देखोगे, आपने कभी पेप्सी की या उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को कभी छोड़ दो फ्रीजर में, ठंड में पूरा जम जाएगा। ठीक है, शुड नॉट बी वेरी लो। इतना भी लो मत कर देना कि उसका लिक्विड पार्ट है वही फ्रीज हो जाए, लिक्विड पार्ट ही फ्रीज हो जाए। क्यों, क्योंकि सर ऑब्वियस है ना, लिक्विड आइस पानी अगर जम जाएगा तो पानी का वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। पानी का ऐसा यूनिक लिक्विड है जिसको इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पता चला ब्लास्ट कर जाएगा पूरी बॉटल। तो ये होता है, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। याद रखना, प्रेशर को हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये लिमिटेशन है। गैस फॉर विच हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, तो गैस किसके लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, पानी के साथ किसका रिएक्शन नहीं होगा। सर H2 लिक्विड में कौन डिसॉल्व नहीं, किसके ऊपर हेनरीज लॉ नहीं लगा सकते हो। सर हीलियम पानी से रिएक्शन करता है क्या, नहीं। जिनॉन करता है क्या, नहीं। नाइट्रोजन पानी से रिएक्शन करेगा क्या, नहीं। सर HCl पानी में जाके क्या कर देगा, H+ बना देगा और क्या बना देगा, Cl-। तो इसके ऊपर हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होता है। याद रखिएगा, जो गैसेस रिएक्शन कर जाए या जाके वहां डिसोसिएट कर जाए, आयनाइज कर जाए, उनके ऊपर फिर हेनरीज लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि गैस रहा नहीं ना, वो तो आयंस बना लिया, तो उसके ऊपर हेनरीज लॉ नहीं लगता है। ये देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर डज नॉट फॉलो हेनरीज लॉ। बात तो सही है, क्योंकि सर अमोनिया पानी में जाएगा, अमोनिया पानी में जाएगा तो क्या बना देगा सर, NH4+ बना देगा और OH- बना देगा। NH4+ जाएगा, अमोनिया क्या बना देगा, NH4+ और OH-। तो पहला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। सर दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ये कहां से उठ के आ गया भाई, ये बीच में यूनिट ऑफ KH इज सेम ऑफ, कुछ गड़बड़ है क्या, ये कहां से आ गया, देख लो। तो ये क्या हो जाएगा सर इसका, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया। चलो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए शायद, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर इसका देख लो, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, असर्शन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये देखना, यूनिट ऑफ केज किसके इक्वल होगा, यूनिट ऑफ केज किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। यूनिट ऑफ केज किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल। चलो यार 2 क्वेश्चन आ गए, बताओ यार, खुशी मनाओ। हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है सर, हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं होता, लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं होता। सर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज दी गई है, मैक्सिमम सॉलिबिलिटी पूछा जा रहा है। सॉलिबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, याद करिएगा सर, प्रेशर इज इक्वल टू केएच, जितना बढ़ाएंगे सर सॉलिबिलिटी उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो केएच की वैल्यू जितनी हाई, सॉलिबिलिटी उतनी कम, और सॉलिबिलिटी हाई तो केएच की वैल्यू सबसे कम। केएच की वैल्यू सबसे कम किसकी दिख रही है सर, गैस डी की दिख रही है, तो इसका मतलब डी ज्यादा सॉल्युबल होगा, डी इज मोर सॉल्युबल देन ABC। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दिया है, मतलब सबका प्रेशर दिया है, गैस हैविंग मैक्सिमम सॉलिबिलिटी, मतलब पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर देख के प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं, सॉलिबिलिटी बोल सकते हैं यार, यही होता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉलिबिलिटी। जिसका प्रेशर हाई उसकी सॉलिबिलिटी भी हाई, प्रेशर किसका हाई है, प्रेशर C का हाई है तो प्रेशर C का हाई होगा, सॉलिबिलिटी उसकी हाई हो जाएगी। प्रेशर C का हाई होगा, सॉलिबिलिटी उसी की क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, पक्का देख लो भाई, हो जाएगा सर। तो ये हमारे पास गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने हेनरीज लॉ पढ़ा, ये पढ़ा कि भैया कोल्ड, अच्छा यहाँ पर हाँ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ रहेगा ना, कहाँ गया यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ये भी आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट 2024-23 में पूछ रखा है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस कहाँ यूज करते हैं सर, एक तो हम लोग यूज करते हैं जितने भी हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं, प्लीज इसको, ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। सर एक हाई एल्टीट्यूड पे एक प्रॉब्लम होती है, जितने लोग पहाड़ों पे रहते हैं ना उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड पे क्या प्रॉब्लम होती है कि सर हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम होगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे जो पर्सन होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का नाम होता है एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब देखोगे जितने भी हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनको सांस लेने में, सुना होगा कि हम लोग जाते हैं पहाड़ जाते हैं सांस लेने में दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल लोग रहते हैं, नॉर्मल ग्राउंड पे रहते हैं तो हमें ऑब्वियस हमारे हिसाब से ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे वहां पर क्या होता है सर, वहां पे एनोक्सिया मतलब वहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जब ऑक्सीजन कम होगा तो ऑब्वियस आप कम सोच पाएंगे, मतलब बोलते हैं पहाड़ों पे लोग सीधे साधे होते हैं, उतना पॉलिटिक्स नहीं करते, क्यों नहीं करते, मतलब ठीक है वो नेचर है, ऐसा नहीं, इसको एक बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं, क्योंकि सीधे साधे होते हैं दिमाग में ऑब्वियस भाई कम ऑक्सीजन है, ज्यादा फालतू चीजें नहीं सोचते, आप तुम भी कहीं पहाड़ जाओ खूब नींद आएगी, मस्त जिंदगी जियोगे, वहां रिलैक्स जियोगे, क्योंकि भाई फालतू चीजें नहीं करनी अपने को, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम भी क्या होती है उसको बोलते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या है सर, लो ऑक्सीजन गैस, लो O2 इन ब्लड, आप कम ऑक्सीजन रख लोगे ब्लड के अंदर। दूसरा स्कूबा डाइवर्स को देखोगे, स्कूबा डाइवर्स को देखोगे तो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, स्कूबा डाइवर्स नाम सुना है, अरे अभी मोदी जी तो गए थे लक्षद्वीप में, स्कूबा डाइवर्स। एक्चुअली स्कूबा डाइवर्स के साथ क्या हुआ कि स्कूबा डाइवर्स जब पानी के अंदर जाने शुरू हुए तो उन्होंने क्या बोला कि अरे भैया बहुत अच्छी बात है, पानी के अंदर जाओगे तो पानी का अपना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, जैसे हम नॉर्मली खड़े तो हमारे ऊपर क्या लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब पानी के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली पानी का भी अपना प्रेशर लगेगा, तो जब प्रेशर बढ़ गया तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस खूब क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस एयर खूब ब्लड में खूब डिसॉल्व होगा। अब एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन गैस तो चलो अच्छी बात है, ऑक्सीजन जितना ब्लड में जाएगा हमें अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, उतना ज्यादा अच्छा खुश हो जाएगा। लेकिन अब नाइट्रोजन गैस घुस गया, नाइट्रोजन गैस क्या कर रहा है, उसको तो कोई मतलब नहीं ब्लड से, नाइट्रोजन क्योंकि तुमने प्रेशर बढ़ाया तो ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगा तो नाइट्रोजन भी होगा, भाई नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा भी होती है तो नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगा। अब स्कूबा डाइवर्स अंदर गए, प्रेशर बढ़ा, अच्छा लग रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आते हैं होता क्या है, सडनली प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, सडनली प्रेशर कम हुआ तो अब नाइट्रोजन गैस जो ब्लड के अंदर जा चुकी है वो क्या करनी शुरू करती है, बाहर निकलनी शुरू करती है, ब्लड के अंदर जा चुकी है बाहर निकलनी शुरू करती है, और जब गैस लिक्विड से बाहर आता है
बबल्स बनते हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना हो, पेप्सी की बोतल को थोड़ा हिस्से करके ऐसे हिला के खोल देना, बबल्स निकलते हुए दिख जाएंगे। सर सेम चीज आपकी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाए। सोचो स्कूबा डाइवर्स अंदर जाते थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जैसे ही बाहर आते थे ना सडनली उनके ब्लड वेन से क्या होता है, बबल्स बनने चल जाते थे और नसें फट जाती थी उनकी। इसी प्रॉब्लम को क्या बोला गया स्कूबा डाइवर्स की, ये जो प्रॉब्लम थी इसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। ये कब आती है, जब सर अभी टुवर्ड्स द सरफेस ऊपर आते हैं तब होता है। टुवर्ड्स द सरफेस होती है उसके कारण होता है। और ये किसके कारण होता है, नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन बबल्स इन ब्लड। और नाइट्रोजन बबल्स इन ब्लड बन गए उसके कारण पूरा वेन्स कैपिलरी सब क्या हो जाएंगे, फटनी शुरू हो जाएंगे। अब इसको अवॉइड करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड बेंड्स, हम अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड बेंड्स, हम इसको अवॉइड करने के लिए, बेंड्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू अवॉइड बेंड्स वी ऐड हीलियम गैस, हीलियम गैस 11.7% इन सिलेंडर। मतलब जिसमें ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, उसमें हीलियम गैस ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस की सॉल्बिलिटी क्या होती है, लो सॉल्बिलिटी होती है ब्लड में, लो सॉल्बिलिटी इन ब्लड, लो सॉल्बिलिटी इन ब्लड, ये सॉल्बिलिटी काफी कम होती है। तो इसको क्या बोलते हैं एप्लीकेशन। सर दो एप्लीकेशन देखिए, हाई एल्टीट्यूड पे जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोक्सिया, उसको क्या बोलते हैं एनोक्सिया। और स्कूबा डाइवर्स जो यूज करते हैं वो क्या होता है कि सर वहां पर जब जाएंगे आप कभी, आप ऑब्वियस मेडिकल कॉलेज पहुंचिए, वहां पर जाकर कभी स्कूबा डाइविंग कीजिए, आपको पता चलेगा वो लोग जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं वो नॉर्मल गैस सिलेंडर एयर वाला नहीं होता, उसमें हीलियम गैस डाल दिया जाता है ताकि आपके क्या हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर वो वाली प्रॉब्लम्स ना आए जब आप ऊपर आ रहे हो। तो स्कूबा डाइवर्स को प्रॉब्लम कौन सी आती है, बेंड्स। हाई एल्टीट्यूड पे कौन सी प्रॉब्लम आती है, एनोक्सिया। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, चलो तो हमारे पास लिक्विड सॉलिड लिक्विड हो गया, गैस इन लिक्विड हो गया। अब बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड की। लिक्विड इन लिक्विड को थोड़ा ध्यान सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर लिक्विड लिक्विड दो टाइप के होंगे। एक दो देखो, वोलेटाइल लिक्विड, दो वर्ड यूज करूंगा मैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि सर जो वेपर्स बना देता है। वोलेटाइल लिक्विड मतलब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, विदिन सेकंड वेपर्स बना देता है। लेकिन पानी को सर देखेंगे आराम आराम से, पानी एक गिलास रख दीजिए 2 दिन में जाके इवेपोरेट करेगा। सर पानी क्या हम लोग हो जाता है जल्दी, मतलब ऐसे तो कही जाता है, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं जो जल्दी वेपर नहीं बनाता उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। अब मैं सॉल्ट रख दूं, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट रख दूं, सॉल्ट को पानी के साथ डिसॉल्व करके रख दूं, तभी तुम्हें पता है पानी वेपर बना लेगा, सॉल्ट वेपर नहीं बनाएगा। तो दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं, दो टाइप की चीज होती है, एक वोलेटाइल होता है जो जल्दी जल्दी वेपर्स बना ले, और एक होता है नॉन वोलेटाइल जो उतने ज्यादा वेपर्स नहीं बनाता है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से लिक्विड पढ़ने वाले हैं, तो सर वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड। सर वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, अपना अपना क्या बना रहे हैं सर, वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं कि सर दोनों के दोनों वेपर्स बनाना है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, वेपर्स बनाते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, वेपर्स बनाते हैं। वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं इसको कि सर वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब देखना ध्यान से, अब सीखिएगा यहाँ पर फिर लॉ भी बता दूंगा। मैंने एक लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया, लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया, ये देखिएगा। अब इसमें मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया, मैंने इसमें ए और बी को मिक्स कर दिया, मतलब मैं दो लिक्विड्स को ऐड किया जिसमें ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया, ये दोनों के दोनों मिक्स हो गए। चलिए अब खुद से सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा चलो ए और बी है, दोनों चीजें अपने पास दी गई, ए और बी, इसका नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा या फिर जैसे भी होगा नंबर ऑफ मोल्स इसका भी निकाल सकते हैं, मास दिया होगा तो ये भी होगा, मास दिया होगा कुछ भी दिया नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। दोनों लिक्विड लिक्विड हमने मिक्स कर दिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इनके कारण जो वेपर्स बनेंगे वो अपने अपने, जैसे ए के वेपर्स में इस तरह बनाया था, ए के वेपर्स ऐसे बनेंगे, ठीक है। बी के वेपर्स देखेंगे तो बी के वेपर्स ऐसे बन जाएंगे। सर सबके वेपर्स बनेंगे, ए के ही बनेंगे, बी के ही बनेंगे, दोनों के बनेंगे। ध्यान सुनिएगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में एक लॉ आता है दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि भैया फॉर वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, फॉर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशंस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट टेंपरेचर पे देखेंगे तो जो अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ गैस, या बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब ध्यान देखना, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि सर प्रेशर ऑफ ए, जैसे यहां बोलता हूं कि सर ये जो वेपर्स बने, ये वेपर्स ऑब्वियसली एक अपना वेपर प्रेशर होगा, बी का अपना वेपर प्रेशर होगा, तो प्रेशर ऑफ ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए बोला जाए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन अगर मैं पूछूं, या फिर ध्यान सुना प्रेशर ऑफ बी मतलब इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा क्या होगा, क्या होगा ये देखना, प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सर अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे हटाएं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी ए इज नथिंग पी नॉट ए का ये लिख देते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर पी बी इज नथिंग पी बी नॉट इंटू काई बी लिख देते हैं, पी बी नॉट इंटू क्या लिख देते हैं, काई बी लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, पी ए नॉट काई बी, पी बी नॉट काई बी ये लिख देते हैं। ध्यान देखिएगा, पी ए नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए मतलब अकेला ए होता तो कितना वेपर प्रेशर बनाता, क्योंकि ऑब्वियस अकेला होता तो क्या होता, ज्यादा बनाता वेपर, क्योंकि अभी बी है तो इसलिए ऑब्वियस उसके कारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, अगर प्योर बी अकेला होता, अकेला ए होता तो उसका कितना बनता, पी ए नॉट, अकेला बी होता तो उसका कितना बनता, पी बी नॉट। कम क्यों बन रहा है सर, याद रखिएगा प्रेशर ए पी ए इज लेस देन पी नॉट ए। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई एक बात बताओ, तुम्हारा अगर अकेले होते, तुम खुद सोचो अकेले होते तो जितना हीट ए को मिलता ऑब्वियसली ज्यादा बनाता, अब क्या हो रहा है, दोनों में हीट डिवाइड हो रही है तो दोनों में कम वेपर्स बनेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वेपर प्रेशर पी ए, पी बी की बात करें पी बी इज लेस देन पी नॉट बी। क्यों, क्योंकि सर देखो ना ये प्योर है, अगर अकेला ए होता तो ऑब्वियस सारी हीट उसको मिलती है, अकेला वेपर बनाता, खूब जम के वेपर बनाता, लेकिन अगर आपको याद है साथ में तो ऑब्वियसली हीट अब क्या करनी पड़ेगी, बांटनी पड़ेगी, तो इसलिए देख लो वेपर प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए इंटू काई पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। और ये सारे सारे नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो अगर कोई तुमसे पूछ दे टोटल प्रेशर बताओ, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो तुम क्या लिख दोगे सर, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और इसी को क्या लिख देते हैं, इसको क्या लिख देंगे, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, क्या लिख देंगे, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, हो गया। इंडिविजुअल प्रेशर किसका क्या है, इंडिविजुअल प्रेशर देख लो सर, देख लो एक चीज, हेनरी लॉ में भी इंडिविजुअल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, डाल्टन्स लॉ में भी इंडिविजुअल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, राउल्स लॉ में भी इंडिविजुअल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देख लो सारे के सारे जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हर एक जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग अलग आ रहा है, हर एक जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। क्यों, क्योंकि याद करो हेनरीज लॉ में क्या था, के एच आ रहा था, डाल्टन्स लॉ में क्या था, पी टोटल था, यहाँ पर क्या आ गया, पी नॉट ए आ गया, क्या आ गया, पी नॉट ए आ गया। मतलब ध्यान देखिएगा, पी टोटल को अगर देखें यहाँ पे ऐसे फिर से सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, पी ए इज नथिंग पी नॉट ए काई ए, पी बी इज नथिंग पी नॉट बी काई बी, और पी टोटल ध्यान से देखिएगा, पी ए प्लस पी बी लिखेंगे या फिर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, किसने बोल दिया कि सर काई ए प्लस काई बी को क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो,
काई ए प्लस काई बी को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो सर मुझे ना एक के टर्म में बताओ, एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म बताओ, एक के टर्म बताओ कैसे निकालूंगा। तो देखिएगा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पी टोटल को कैसे लिख सकता हूँ, पी नॉट ए, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखूंगा इसको। मैं अगर काई ए रहने दूं, पी नॉट बी इंटू ये क्या लिख दूं, 1 माइनस काई ए लिख दूं, पी टोटल पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए, ये हो गया पक्का। अब देखना पी टोटल पी नॉट बी हो गया प्लस काई ए कॉमन ले लो। अब तुम चाहो तो मजे लेते रहो इसके। अब ऐसे ऐसे इक्वेशंस भी लिख के ना सकते कि सर देखिए ना पी टोटल आपने ये फॉर्मूला लिखा था, पहले आपने ये फॉर्मूला लिखा था, मैंने ऐसा लिख दिया तो बुरा थोड़ी ना मान जाऊंगा मैं। सर सेम ही चीज तो है, बस लिखने का तरीका अलग अलग कर दिया। आपने काई बी के बदले क्या पुट कर दिया, 1 माइनस काई ए। अब तो बोले नहीं सर मैं बुरा मान जाऊंगा, मैं सर मुझे ऐसे पसंद नहीं। आप सर एक काम कीजिए, कोई बोले सर आपने काई ए के टर्म्स में लिखा, एक काम करो सर ऐसा भी तो लिख सकते थे। भाई तेरी मर्जी है, अब तुम भाई अगर मैथ समझ रहे हो तो ये मैथ समझ जाओ कि यार कुछ नहीं मजे लिए जा रहे। ये देखो ना, ये है सर यहाँ पर काई भी कॉमन ले लो तो पी नॉट बी माइनस क्या आ जाएगा, पी नॉट आ जाएगा, और ये क्या है पी टोटल। अब अलग अलग तरीके से जितना मन चाहे उस तरह से लिख दो यार, ये पी टोटल का एक्सप्रेशन है, ये पी टोटल का एक्सप्रेशन है, ये पी टोटल का एक्सप्रेशन है, जो मन में आए उसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इसके ग्राफ अब देखना, राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ ये है, ये है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बोलता है कि भैया इंडिविजुअल प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट। न्यूमेरिकल मिलेगा आराम से कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने तो आता ही है ना, आज ही बताया मैंने मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन निकाल करते हो। इसका ग्राफ बहुत सुंदर सा बनता है, इसका ग्राफ बहुत सुंदर सा बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा ना बड़ा प्यारा सा बनेगा, देखना कैसे। ये पहली बार हमारी लाइफ में क्लोज ग्राफ आते हैं, पहली बार हमारी लाइफ में क्लोज ग्राफ आते हैं। क्लोज ग्राफ क्यों, देखना सर अगर मैं ये मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, इधर क्या होता है मोल फ्रैक्शन होता है, क्लोज ग्राफ क्यों आते हैं इसका रीजन समझना। सर यहाँ पर अगर मैं काई ए की वैल्यू 0 ले लूं तो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सर एक बात बताइए, अगर यहाँ काई ए 0 है तो काई ए वहां जाके मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है, उससे ऊपर तो हो नहीं सकता। तो क्लोज ग्राफ क्यों है, क्योंकि सर ग्राफ वहीं पे जाके एंड हो जाएगा, और लोअर ग्राफ होता है ओपन होता है, क्योंकि भाई उसमें इनफाइनाइट टाइम तक वैल्यू जा सकती है, यहाँ इनफाइनाइट टाइम नहीं जाएगी। अच्छा दूसरी चीज सर देखिएगा, अगर यहाँ काई ए 0 है तो यहाँ पर काई बी की वैल्यू कितनी मान लूंगा, 1 ले लूंगा, और यहाँ पर काई ए अगर 1 है तो काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पक्का श्योर हो। अब देखना भाई ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सर प्रेशर पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब प्रेशर ऑफ ए जो चलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए जो चलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चलेगा, ध्यान से देखना, प्रेशर ऑफ ए जो चलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चलेगा, देख लो ये लाइन किसकी हो गई सर, ये लाइन किसकी है, प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जैसे जैसे प्रेशर ऑफ ए सर जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा प्रेशर ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पी नॉट ए। कैसे, काई ए की वैल्यू 1 पुट करके देखो, पी ए की वैल्यू कितनी हो गई, पी नॉट ए। ये किसकी लाइन है सर, ये किसकी लाइन है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। सर यहाँ से क्यों शुरू किया और वहाँ खत्म क्यों हो रहा है, क्योंकि यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। सर मोल फ्रैक्शन 0 तो 0, और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे बढ़ता जाएगा। किसने बोला सर, एक बात बताओ, सेम चीज तो आप इसके लिए भी लगा सकते हो, सेम चीज तो आप इसके लिए भी लगा सकते हो, सेम चीज तो आप इसके लिए भी लगा सकते हो। देखना सर ये भी तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है, लगाओ सर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। तो देखो यहाँ काई बी, इसका ग्राफ इधर से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि सर मजबूरी थी, आप अगर इधर से कर देंगे आप फंस जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट बी, ये पी नॉट ए हो गया, ये क्या हो गया, पी नॉट बी हो गया, ये पी नॉट ए हो गया और ये क्या हो गया, पी नॉट बी हो गया, पक्का समझ में आ रहा है। सर ये देख लो इसकी वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम तो उसकी वैल्यू वहाँ पर मैक्सिमम, इसीलिए क्लोज ग्राफ हम लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं। जो ऊपर की लाइन दी गई है ना, ये पता है किसकी बता रहा है, ये लाइन कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है, ये लाइन किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है, ये लाइन किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है। ध्यान से देखिएगा, अब मैं अगर अपने पास बोलूं, अब मैं बोलूं आपको तो देखिएगा क्या होने वाला है। जो टोटल प्रेशर का ग्राफ होगा वो कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल प्रेशर का ग्राफ होगा, ये टोटल प्रेशर का ग्राफ होगा। देख लो सर ये क्लोज ग्राफ है, पहली बार आपके पास क्लोज ग्राफ मिल रहा होगा, आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो यही क्लोज ग्राफ मिलेगा। ऊपर की लाइन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन, यही पर बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है कि जिस टाइम पे आपका टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसी को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जिस टाइम पे ये लाइन यहाँ जाकर टच कर जाए उसी को क्या बोलेंगे सर, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, पक्का। तो देख लो आप सर, देख लीजिए सारे सारे ग्राफ, ये ग्राफ वाइज देख लीजिए, इसी को बोलते हैं जो राउल्स लॉ फॉलो करेगा वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। अभी इसके अंदर डेविएशन भी आएगी, आज ही पता चल जाएगी। हाँ ये देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं सर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकता है। अच्छा चलो, एक पी टोटल दिया है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। चलो मैं एक लाइन बताता हूँ, अगर काई ए की वैल्यू 0 पुट कर दी तो सर उस टाइम पे काई बी की वैल्यू कितनी होगी, 1। काई ए अगर 0 हो गया, अगर काई ए 0 है तो काई बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और इस टाइम पे पी टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी नॉट बी को। देख लो सर अभी क्वेश्चन आएंगे आपको पता चल जाएगा। अगर ये कंपोनेंट 0 तो ऑब्वियस है सर दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, वही उसका क्या करेगा। अगर काई ए की वैल्यू 1 हो गई तो उस केस में काई बी की वैल्यू 0, उस टाइम पे पी टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी नॉट ए को। बस करते रहो, अभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे चीजें इसी को लेकर आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, देखेंगे बढ़ते रहिए। ये सारा का सारा क्वेश्चन, अब देखो इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल देखो बहुत इजी से आएंगे, बस अटेम्प्ट करना है, करिए अटेम्प्ट करना है, करिए। वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ 2 पे सर पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया है। देखो एग्जाम हॉल में पहले ये लिख लो, पी नॉट ए कितना दिया है 100, पी नॉट बी कितना दिया है सर 80 दिया है, ठीक है, पी नॉट बी 80 दिया है, ठीक है। टोटल प्रेशर पूछ रहा है किसको सर, एक बात बताइए, नंबर ऑफ मोल्स, एन ने वैल्यू दी है 2 मोल्स, एन बी की वैल्यू कितनी दी है सर 3 मोल्स। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सर, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सर, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यही होगा सर। चलिए चालू हो जाते हैं, पी टोटल निकाल देना है। पी टोटल कैसे निकालेंगे सर, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, कैलकुलेशन कर लो। पी नॉट कितना है 100, पी नॉट काई ए कितना है 10, ये कितना है 80, ये कितना है 3/5, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 16, 20 इंटू 2 40 प्लस 48 कितना हो जाएगा 88 आ जाएगा क्या, 88 आ जाएगा क्या, आंसर क्या आ जाएगा सी, आंसर क्या आ जाएगा सी, पक्का देख लो निकाल दो। अब इस तरह क्वेश्चन आए उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। चलिए फिर से वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या होगा, वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पी टोटल कितना है 0.6, तो ऑब्वियस है प्रोपाइल अल्कोहल का कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, क्योंकि सर दोनों का मिला के 1 ही होना है। सर व्हाट इज पी टोटल, पी टोटल की वैल्यू देखेंगे तो पी टोटल की वैल्यू पी नॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस पी नॉट ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इनटू
इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, यही होगा शायद। बस चालू हो जाओ। पी टोटल कितना है 290। पी नॉट इथाइल कितना है, पी नॉट इथाइल नहीं निकालना है, वही तो निकालना है, तो पी नॉट इथाइल नहीं पता, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल कितना है, तो 0.6 है, 0.6 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ पी नॉट ऑफ प्रोपाइल कितना है 200 इंटू 0.4 है। तो देख लो अब ये कितना हो गया 290, उधर से वो कितना आएगा 80 आएगा बाहर, ये पी नॉट ऑफ इथाइल इंटू 0.6, ये कितना हो गया 210। पी नॉट ऑफ इथाइल कितना आ जाएगा 210 बाई 0.6, पॉइंट ऊपर गया 6 से कर दो, 6 क्या आ जाएगा, ये 6 से डेसिमल ऊपर चला गया 210, तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 350 आ जाएगा। 350 इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, आपको अब एग्जाम हॉल में मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट भी दिया सकता है, नहीं भी दिया सकता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सीधा सीधा ये सोचो कि मुझे ये क्वेश्चन कैसे कम टाइम में ज्यादा जल्दी अटेम्प्ट कैसे किए जा सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा अटेम्प्ट जल्दी कैसे किए जा सकते हैं। देखो यहां पर निकालो जल्दी। सर दो लोग हैं, एक मोल ए का है, एक्स मोल क्या है बी का है, तो एक बात बताओ, एक बात बताना सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा 1/1 + x होगा। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सर उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यही होगा ना, मोल फ्रैक्शन की बात यही है। अब एक बात बताना, जब मुझे मिल गया मौका तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, तो देखना क्या होगा। सर पी नॉट ए दिया हुआ है, पी टोटल निकालना है, नहीं पी टोटल भी दिया हुआ है ना शायद, हाँ पी टोटल भी दिया, पी टोटल भी दिया हुआ है, पी नॉट ए काई ए। जो लोग मेरे साथ नहीं कर रहे भाई साहब, वो सब लोग वीडियो पॉज करके मेरे करने के बाद, अगर आप जो लोग भी मेरे साथ मतलब सॉरी वीडियो पॉज करके खुद से नहीं सोच पा रहे, मेरे साथ अगर कर रहे हैं या देख के कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम और कर लेना, जैसे आज मान लो मॉर्निंग में क्लास हो रही है तो इवनिंग में एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को देख लेना, एक बार फिर से अटेम्प्ट होता दिमाग में अटेम्प्ट कर लेना, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन मुझे ऐसे करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर इस तरह क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। पी टोटल देखोगे तो कितना आ जाएगा 550। हिंट देखने में दिक्कत नहीं है, हिंट अप्लाई नहीं करने में दिक्कत है भाई, अप्लाई नहीं कर पा रहे, खाली हिंट ही देख रहे हैं। सर देख रहे थे बहुत अच्छा लगा, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं हम सर, हम तो करेंगे ना एग्जाम हॉल में जाके करेंगे, ये स्टंट मत करना भाई, सीधी सी बात ये है। 1 + x को कॉमन ले लो तो ऊपर क्या आ गया 400 और प्लस क्या हो गया 600x आ गया, ये कितना हो गया 550 हो गया, 550 1 + x हो गया, और ये इधर क्या हो गया 400 + 600x हो गया, ये देखना 550 + 550x हो गया एंड 400 + 600x हो गया, कितना हो जाएगा, उधर गया 50x हो गया और इधर आया तो 150 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, कितने मोल्स हैं बी के मोल्स कितने हैं 3 मोल्स हैं, बस हो गया। अब ये सब क्वेश्चन आपको बस मैथमेटिकली फंसाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है भाई साहब, इसमें और कुछ भी नहीं है, आपको बस मैथमेटिकली क्या किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, अभी हम लोग स्टार्ट करते राउंड, तो मैंने क्या बोला लिक्विड मिक्स करेंगे, लिक्विड डालेंगे, यही था ना, ये लिक्विड था, तो हमने बोला किसके कितने वेपर प्रेशर बनेंगे, किसके कितना वेपर प्रेशर बनेगा, तुमने बोला सर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए कितना आएगा, प्रेशर ऑफ बी इतना आएगा, ठीक है। ये वेपर्स बन गए ए और बी के, ठीक है, ए और बी के वेपर्स बन गए। एक बात बताओ वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी बन गया, मुझसे किसने पूछ दिया कि सर इसके अंदर जो वेपर्स बने उसके वेपर्स के अंदर अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो, मतलब वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो नीचे का ये तो आप जो ये निकाल रहे हो काई और काई बी, तो वेपर प्रेशर ये क्या है लिक्विड का वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है। ध्यान सुनिएगा, ये जो काई और काई बी है, काई क्या है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और काई बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, लेकिन ये सारा का सारा जो मोल फ्रैक्शन हम लोग ले रहे हैं, ये सारा का सारा हम लोग कहां ले रहे हैं, लिक्विड फेज में ले रहे हैं, कहां ले रहे हैं लिक्विड फेज में ले रहे हैं। सर जब लिक्विड डाला तो क्या होगा, अब किसने पूछ दिया नहीं सर मुझे तो मोल फ्रैक्शन कहां चाहिए वेपर फेज में चाहिए। अब देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, वाई और वाई बी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बोल दिया गया कि सर आप बताइए वेपर फेज में कितना होगा, वेपर फेज में कितना होगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये कितना आएगा। देखिएगा ये देखना अपने पास, अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये लिक्विड फेज में था ना, ये तो आप शुरुआत में बोले थे लिक्विड है, तो लिक्विड में आपने बोल दिया, लेकिन अब सर किसने बोल दिया नहीं सर ऊपर बताइए, ऊपर क्या जो वेपर्स बने उनके अंदर कैसा मोल फ्रैक्शन होगा, तो सर कुछ नहीं करना इन वेपर फेज। ध्यान से देखिएगा, अगर वेपर फेज में आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूं सर, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पी ए टोटल, मतलब पी नॉट ए काई ए, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी हो गया। सर अगर वाई ए निकालना है वाई बी निकालना है तो पी बी अपॉन पी टोटल, वाई बी निकालना है तो पी बी अपॉन पी टोटल, मतलब पी नॉट बी काई बी अपॉन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये देख लो वेपर फेज में निकालना है, अगर वेपर फेज में निकालेंगे तो वेपर फेज में हम लोग ऐसे निकालेंगे, वेपर फेज में हम ऐसे निकालेंगे, वेपर फेज में हम ऐसे निकालते हैं कंपोजिशन। कोई पूछे वेपर फेज का कंपोजिशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपोजिशन इन वेपर फेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज का कंपोजिशन ऐसे निकलेगा, कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज। पक्का देख लो वेपर फेज में कंपोजिशन ऐसे निकलती है, श्योर हो देख लो, ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी सी बातें सीख लेंगे, श्योर है पक्का। तो ये कंपोजिशन वेपर फेज हो गया। अब आप क्वेश्चन देखोगे न्यूमेरिकल्स में हो सकता है अगली बार न्यूमेरिकल में आपको क्या पूछ दिया जाए कंपोजिशन वेपर फेज पूछ दिया जाए, तो डरना नहीं है। देखना ये तो ये चलो ये क्वेश्चन भी करो, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, कंपोजिशन वेपर फेज वाला क्वेश्चन है, चलो कोई निकल करा दूंगा आज नहीं लेके आया गलती से, कोई बात नहीं अभी करो इस क्वेश्चन को, देखो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लेकिन अब सॉल्यूशन देखोगे बहुत इजी लगेगा, बस देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है। एक कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन पढ़ो, द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी इज 550 mm of Hg, इतना दिया गया। एट द सेम टेंपरेचर इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, मतलब पहली कंडीशन में एक बात बताओ, पहली कंडीशन यही पे खत्म हो गई, तो एक काम करते हैं ना पहली कंडीशन पे इक्वेशन बना लेते हैं, पहली कंडीशन पे इक्वेशन बना लेते हैं। पहली कंडीशन में इक्वेशन क्या होगा, पहली कंडीशन में सर अगर मैं देखूं केस 1 पहले कंडीशन में आपका इक्वेशन जो आएगा सर क्या आएगा, 1 मोल ऑफ ए है 3 मोल्स ऑफ बी है सर 550 इज नथिंग पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/4 होगा, पी नॉट बी सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा 3/4 होगा, यही होगा। देख लो तो टोटल मोल्स कितने हैं 5 ही तो हैं 4 ही तो हैं, तो सर ये हो गया 550 इज नथिंग पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी अपॉन 4 हो गया, ये 4 को लाके इधर मल्टीप्लाई कर दो 2200 पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी हो गया। सर ये कंडीशन एक लेके हम आ गए। केस 2 क्या बोलता है, केस 2 क्या बोल रहा है कि अगर आप 1 मोल बी को डाल दोगे, अगर 1 मोल डी बी का डाल देते हो, 1 मोल अगर बी का डालते हो तो वेपर प्रेशर कितने से बढ़ जाता है 10 से बढ़ जाता है, 10 से बढ़ जाता है। मतलब सर आप अगर देखें तो ये प्रेशर कितना हो जाएगा 560, कब जब पी नॉट ए इनटू अब बी का वेपर प्रेशर, बी का मोल्स बढ़ाया है, ए का मोल तो वही रहा, तो ए के मोल्स तो 1 रहे, लेकिन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे अब 5 हो जाएंगे। पहले कितने मोल्स थे 1 मोल ए का, 3 मोल किसका था बी का, तो वहां पर 1/4 आया 3/4 आया, लेकिन अब कितना हो गया सर 1 मोल ए का रहा, लेकिन बी के कितने मोल्स हो गए 4 मोल हो गए। तो सर अब देखेंगे इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, सर देखिए ना कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, हो गया। अब 560 इज नथिंग पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी अपॉन 5, ये 0 0 और 2800 पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी, ये हो गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर लेके आ जाएगा हमारे लिए, यही आंसर लेके आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर देता हूँ, पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी
क्या हो जाएगा, ये 600 हो गया, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, और ये कितना हो गया इज इक्वल्स टू पी नॉट बी। पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 600 यही आंसर होगा। बाकी पी नॉट ए निकाल लो, पी नॉट ए यहाँ 600 इंटू 3 1800 हो गया, ठीक है, तो यही आंसर आएगा। पी नॉट बी आ गया तो पी नॉट ए निकाल दो, पी नॉट ए किसी इक्वेशन में पुट करके निकाल दो। पी नॉट कितना हो गया 2200 माइनस 3 इंटू 600 क्या हो जाएगा सर, 400 आ जाएगा, निकाल दे, यही है अपना आंसर पक्का। देखो प्यारे से क्वेश्चन का छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो, पहले मैं चाहता हूँ वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो तुम लोग, एक बार अटेम्प्ट करके देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे, किस तरह से अटेम्प्ट होगा, ये कैसे होगा, किस तरह निकालेंगे। अरे भाई कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को करने के सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। एक काम करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये जो दिया हुआ है पी टोटल दिया है, पी टोटल दिया हुआ है, ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, एक काम करो सीधा सीधा पी टोटल दिया है, एक सिंपल सा काम करना, बस ये देखिएगा सर, एक बार काई बी को क्या मान लीजिएगा, जीरो। काई बी जैसे ही जीरो हुआ, काई ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, और उस टाइम पे पी टोटल की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, पी नॉट ए की। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे सर, काई बी की वैल्यू जीरो पुट करके देखिए, पी टोटल की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 120 की इक्वल आ रही है सर। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, 120 आ गई सर। एक बार काई बी को क्या मान लेना, 1 मान लेना, ऑब्वियस उस टाइम पे काई ए कितना हो जाएगा, जीरो। उस टाइम पे पी टोटल की बात करोगे वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी के। सर एक बार काई बी की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 125 1 कितना हो गया 45, क्या आंसर आ जाएगा 120, और इस आंसर आ गया सर। आपको कभी भी क्वेश्चन में ना हिंट दे दिया जाता है, खुद ही बता देता है हिंट कि भाई ये रहा मेरा आंसर, ये मेरा हिंट रहा, ये यूटिलाइज कर लो, हो गया पक्का डन। चलिए चलिए अब मेरे पास क्या आया, मैं पेपर फेज वाले क्वेश्चन शायद मेरे से गलती छूट गए, मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पेपर फेज वाले क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, आप अपनी मतलब कोई भी ऐसा ना सोचे क्वेश्चंस की कमी होगी। हाँ लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, वो एक दिक्कत आ रही है, लेकिन यार बात ये है कि यार तुम्हें भी टाइम तो किसी को ज्यादा मिलने वाला है नहीं। एक दो बच्चे ने तो मैंने देखा कमेंट देख रखा है, और इतना फास्ट फास्ट पढ़ाएंगे तो भाई मैं तुझे बार बार बोल रहा हूँ, मैं हर एक क्लास में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कभी नया नया आए हो, या मतलब कभी क्या होता है कि आदमी सोचता है कि हाँ जाएंगे बेसिक से, और प्लस वो भाई देख बेसिक का मतलब ये होता है कि मैं तेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तुमसे मूल्स तक मैंने कैलकुलेट करवाया, मूल्स निकलवाया भी है, ठीक है। तो जिनको भी लगता है कि मैं एक एक चीज में बता रहा हूँ कि जो चीजें देखना इसके ऊपर 5 क्वेश्चन कराए, हेनरीज लॉ पे 4-5 क्वेश्चन कराए, अब भाई एक लिमिट है, अब बहुत ज्यादा भी कराऊंगा या बहुत ज्यादा बोलेगा सर अब आराम से सर थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए, सर थोड़ा मजाक कर दीजिए, थोड़ा सा सर थोड़ा सा शायरी सुना दीजिए, भाई वो वाला टाइम नहीं है। एक तो रिकॉर्डेड है, चलो लाइव होता तो और ज्यादा होता, लेकिन रिकॉर्डेड है तो उसमें कोई ऑप्शन है नहीं, रिकॉर्डेड है तो फायदा तुम्हें होने वाला है, क्यों, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्पीड में कर लेते हैं, वो क्या करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट किया फिर क्या करेंगे भाई फटाफट सॉल्यूशन देखेंगे आगे बढ़ेंगे, और डबल टाइम स्पीड में लिखने का काम करते नहीं, क्योंकि इस टाइम लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी क्लास ही आप अटेंड कर लो, डीपीपी अटेंड कर लो, यही बहुत है आपके लिए, पीवाईक्यूज कर लो, 45 डेज नीट वाला बुक कर लो, कोई भी कर लो, बस कर लो, इतना ही बहुत है। वो भी नहीं हो पाएगा 2-3 4 दिन में कुछ ना कुछ किसी का कुछ छूट गया होगा, बैकलॉग हो गया होगा, रियलिटी यही है। तो भाई लंबे टर्म में देखो ना, 4 दिन में ये हालत है, एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद भीड़ कम हो जाती है, फिर वो अभी मतलब कल ही हम लोग फिर उम्मीद भी देखने जाएंगे, उम्मीद भी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर लगेगा यार क्रैश कोर्स में सही से नहीं हो पा रहा, उम्मीद में चल लेते हैं। लेकिन भाई मैं सच बताऊं ना, भागने वाले को कहीं स्पेस नहीं मिलता, वो भागता ही रहेगा इधर उधर। बोलते ना कि मतलब प्रैक्टिस से सक्सेस मिलती है, एक्सक्यूज से सक्सेस नहीं मिलती, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्सक्यूज मत दीजिए, मतलब एक्जैक्टली वो फिल्मी लाइन है, ठीक है। लेकिन हाँ मेरी तरफ से यही है कि भैया प्रैक्टिस करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, एक्सक्यूज से सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि भाई प्रैक्टिस ब्रिंग्स सक्सेस अपने पास, लेकिन एक्सक्यूज भगा देता है सक्सेस को, तो इसलिए अपने पास प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ में वो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको तो कुछ जान नहीं रहा, लेकिन जो पढ़ने वाले जो 90 मतलब मैं जो इस बैच में देखा अभी भी, मतलब अच्छी बात भी इस बैच के लिए मैं देखा 90% जनता इतनी शानदार है, इतनी शानदार पढ़ाई कर रही है यार, धड़ थैंक यू सर, ये वो चीजें जो मैं देखता हूँ, ठीक है। जो मुझे डेटा में भी कुछ चीजें दिखती है तो मुझे दिखता है कि ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं, 10% जनता ऐसी 5% आ जाती है, फिर वो थोड़ा सा वो लगता है कि जैसे कभी कुछ पढ़ लिया तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार फिर रुक जाते हैं, फिर रुक जाएंगे, फिर तुम्हारा सिलेबस नहीं होता, फिर चलाओगे। मैंने डे 1 पे प्रॉमिस किया था शायद कि मैं अपना टाइम पे सिलेबस खत्म कर दूंगा, टाइम पे चीजें फिनिश कर दूंगा, टाइम पे चैप्टर खत्म कर दूंगा, एक चीज साथ में कराते हुए चला जाऊंगा। देख लोगे कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ बताते जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूं, तो उसका रिलेशन करो पक्का। चलो अब फिर से सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग ही है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सत्संग है सुनना। अपने पास ना मेरे पास क्या है, राउल्स लॉ है। राउल्स लॉ में क्या बोला गया कि सर हर एक लिक्विड क्या करेगा सर, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, ग्राफ भी बनाया, क्लोज ग्राफ बनाया। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन में 2 टाइप के सॉल्यूशन बन जाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में 2 टाइप के सॉल्यूशन बन जाते हैं, ध्यान सुनना, लिक्विड सॉल्यूशन में 2 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। कौन कौन से, तो एक को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक हो गया आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। आइडियल और नॉन आइडियल में भाई साहब आइडियल बच्चा है, सबकी बात फॉलो करेगा, जैसे मैं डांटूंगा ना उसको बुरा लगेगा, और जो मजे वाला बना रहेगा अच्छा किया मैंने कल कमेंट किया ना, टीचर ने देखा होगा, ठीक है। तो आइडियल वाला क्या है, वो पढ़ाई शुरू कर देगा, नहीं यार जो से करूंगा अभी करूंगा, टीचर को देखो यार जो चैप्टर मतलब जाके आप देखोगे उम्मीद में मेरी 7-8 घंटे के चैप्टर्स पढ़ेंगे वाले वन शॉट में, लेकिन यहाँ पर 2 क्लास में पढ़ा रहा हूँ, सारा कुछ लिख के दे रहा हूँ भाई, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दूंगा। हाँ थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ी बातें कम हो सकती हैं, सब कुछ कवर होगा। आइडियल सॉल्यूशन की बात करो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सर, जो क्या फॉलो करता है, विच ओबेज राउल्स लॉ। किसको फॉलो करेगा, राउल्स लॉ को। कहां से कहां तक फॉलो करेगा, विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, शुरू से लेकर लास्ट तक, इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन शुरू से लेकर लास्ट तक, ये क्या फॉलो करने वाला है, राउल्स लॉ फॉलो करने वाला, इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, मतलब ये शुरू से लेकर लास्ट तक। इसके केस में पी इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये होगा, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी का भी होगा, ध्यान से देखना, पी नॉट ए का ये, पी नॉट बी का भी। इसके केस में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, ग्राफ भी ऐसा बनेगा, ग्राफ भी देखेंगे सबका ग्राफ जैसा भी बना रहे थे हम लोग, सबका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ देखेंगे, अरे भाई इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ भी ऐसा। यहाँ देखो अपने पास इसकी वैल्यू क्या रख दी, काई ए की वैल्यू यहाँ 0, काई बी की वैल्यू क्या रख दी, सॉरी काई ए की वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ काई बी की वैल्यू क्या हो गई 1, काई बी की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 0, यहाँ पर क्या आ गया पी नॉट बी, यहाँ पर क्या आ गया पी नॉट ए, यही आ गया सर। और सर ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये क्या हो जाएगा पी टोटल। सर देखोगे सब कुछ क्या चल रहा है, आइडियल कंडीशन, मतलब एकदम बच्चा एकदम पढ़ाई कर रहा है, एकदम टाइमली जा रहा है, टाइमली सिलेबस कर रहा है, सब कुछ एकदम सर क्लास सुबह 9 बजे शुरू करा, 3-4 बजे तक पढ़ाई करा, फिर डीबीपी करा, ये सब एक नॉर्मल रूटीन है जो राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है। लेकिन अब तुम्हें पता है हमारे पास तो ऐसे वाले लोग भी तो होते हैं कि सर अब वैलेंटाइन डे के अगले दिन से सर 15 तारीख से एकदम जितना डेविएशन है सर ब्रेकअप पैचअप जो करना करके अब 15 तारीख से एकदम 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करेंगे। ऐसा लोग भी होते हैं नॉन आइडियल टाइप। नॉन आइडियल टाइप में क्या होता है, ये भाई फॉलो नहीं करते, ये क्या करते हैं, विच डू नॉट फॉलो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से हैं, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। ऐसा नहीं शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं करते, कहीं कहीं करेंगे, ये होता है जैसे आज मोटिवेट हो जाएंगे तो आज करेंगे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। ये शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं करते, एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन ये पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं फॉलो करते। ये थोड़े बहुत बदमाशी करते हैं, थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या करेंगे, इनके केस में सर प्रेशर देखोगे पी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए का,
पीबी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी खाई भी। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है भाई, अब बोला नहीं भाई मैं नहीं फॉलो करूंगा, तुम बताओ तुम्हारी बताओ तुम क्या करना है। अब देखो नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है तो दो कंडीशन होगी, इक्वल नहीं होगा तो तुम्हारे पास दो कंडीशन होगी, या तो तुम ग्रेटर होगे, या तो तुम ग्रेटर होगे, या तो तुम ग्रेटर हो जाओगे, जितना तुम राउल्स लॉ से सोच रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू आ रही होगी तो इसको हम लोग देखेंगे, या फिर तुम क्या करोगे तुम्हारी वैल्यू जितना सोच रहे थे उससे कम आ जाए। देखो भाई ये बस वही बंदा नहीं फॉलो करेगा ना, छोड़ो यार आप बेकार हो, ठीक है, जिसको भाई या तो दो काम कर रहा होगा या तो उसका लेवल बहुत हाई हो चुका होगा कि भाई सर सही में वो सिलेक्शन के पार है, मान लो उसका ऑलरेडी आ रहे होंगे 600 650 आ रहे होंगे तो सोचा क्यों फॉलो करना, क्यों इस बंदे की बात सुननी, क्यों इन बैच में टाइम वेस्ट करना, मैं तो सीधा एग्जाम जाके देख आऊंगा। हो सकता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव, हो सकता है वो अपना भाई अपना दिमाग लगा ले, हो सकता है तुक्का मारने की एबिलिटी बना ले, हो सकता है वो सारे के सारे वो होता है ना कि ओ हाउ टू कंपेयर, हाउ टू रिवाइज दिस इन 1 वीक, हम भी फिजिकल केमिस्ट्री एक दिन में पढ़ा देते, हो सकता है ऐसा वाला सोचे कि मैं क्यों इतना मेहनत करूंगा, सीधा 5-10 दिन लास्ट में पढ़ूंगा, एक दिन में पूरा फिजिकल, एक दिन में पूरा ऑर्गेनिक, एक दिन में पूरा इनऑर्गेनिक, एक दिन में सब कुछ, 3 दिन में पूरी केमिस्ट्री खत्म। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या है पॉजिटिव डेविएशन और ये क्या कहलाता है नेगेटिव डेविएशन। तो जब आप इक्वल नहीं है तो आपके पास दो ही कंडीशन है, या तो आप उससे ज्यादा होंगे या फिर उससे कम हो जाएंगे। अब जब इक्वल नहीं होंगे तो उससे ज्यादा और कम में ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेचारा ग्राफ जो है ना वो पूरा पूरा अपना बर्बाद हो जाएगा। अब जैसे जो ग्राफ आप पहले बना रहे थे, आप जो पहले ग्राफ बना रहे थे, आप कैसे ग्राफ बना रहे थे सर, काई की वैल्यू 0, काई बी की, ये काई की वैल्यू 1, आप ग्राफ कैसा बना रहे थे सर, ऐसा ग्राफ बना रहे थे, ये देखिए आप ऐसा ग्राफ बना रहे थे कि सर ये रहा, ठीक है ये रहा, ऐसा कुछ बना रहे थे, आप सोच रहे थे कि सर ऐसा ऐसा होगा, ये आपका होगा, सर आप सोच रहे थे कि ऐसा ग्राफ बनेगा, आप सोच रहे थे कि ये ग्राफ बनेगा, फिर आपने सोचा कि ये ग्राफ बनेगा, ये जो यहाँ बन रहा था, फिर आपने सोचा कि अरे भाई रुको यार ऐसा कैसे, ये देखिए आप सोच रहे थे ये बनेगा, ये राउल्स लॉ का ग्राफ है, ये क्या है राउल्स लॉ का ग्राफ है कि सर यहाँ पी नॉट है, ये पी नॉट बी, ये सब जो कंडीशन थी किसकी थी सर राउल्स लॉ की थी। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ भैया अलग जिंदगी में चल रहा होगा, या तो ये ज्यादा हो जाएगा या फिर ये कम हो जाएगा या फिर ये क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव डिवीजन, मतलब ग्राफ पूरा पूरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा। तो ये आइडियल और ये क्या है नॉन आइडियल। आइडियल में क्या होता है कि भैया आपके पास आप राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, तो उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो सर फिर से वही देख लीजिए, हमने क्या बनाया था, इधर क्या था आइडियल था और इधर क्या था नॉन आइडियल था। सब देखिए होता क्या है, आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस क्यों आया, ऐसा क्यों आया, तो इसका रीजन देखेंगे। आइडियल में क्या होता है, इसका रीजन देखेंगे तो आइडियल में क्या होता है कि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए मतलब अगर मान लो ये सॉल्यूशन बन रहा है, देखिएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये बन रहा है सॉल्यूशन में। तो इसका रीजन क्या है, आइडियल होने का रीजन क्या है और नॉन आइडियल होने का रीजन क्या है। एक्चुअली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना वो सब तीनों का ऑलमोस्ट क्या है बराबर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू बी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ए बी। याद रखिएगा इसका रीजन ये होता है कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बॉन्ड आपका सब कुछ सिमिलर है तो इसीलिए आपके अंदर देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन में सर डेल्टा एच मिक्सिंग का डेल्टा एच क्या हो जाएगा 0, कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम मिक्सचर का क्या चेंज नहीं होगा क्योंकि सर ये सब कुछ आइडियल है, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नॉन आइडियल में चलोगे तो सब खुरापात करेगा, सब खुरापात कैसे करेगा ये देखना। नॉन आइडियल में सेम चीज करने जाओगे बोलेगा अच्छा ये लो, इसका रीजन क्या होगा कि भाई साहब हम लोग ना इक्वल नहीं होते। हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखने जाएंगे ए का तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सॉरी बी इज नॉट इक्वल्स टू ए बी। यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा सेम नहीं होगा, इसीलिए यहां पर डेल्टा एच मिक्सचर इज नॉट इक्वल्स टू 0 और डेल्टा एच मिक्सचर इज सॉरी डेल्टा वी मिक्सचर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सचर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब नॉट इक्वल्स टू 0 है तो फिर से यहां दो केस कि सर या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 कब आता है, जब पॉजिटिव डेविएशन आती है, जब पॉजिटिव डेविएशन आती है जैसे वहां पर बताया सर या तो ये होगा या फिर उल्टा हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0, तो ये नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। अब नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, लेकिन आज के लिए बस इनका एग्जांपल आइडियल गैस का एग्जांपल याद रखिएगा। आइडियल गैस का नॉन आइडियल गैस का नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग कल फिर से एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मतलब उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन एक बार फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आप पूरा करके आइएगा कल मतलब नेक्स्ट वीक में, तभी इसलिए थोड़ा ज्यादा पढ़ा। एग्जांपल याद रखिएगा इसका एग्जांपल क्या होगा सर, जो सिमिलर टाइप के बॉन्ड्स हैं, मतलब जैसे हेक्सेन है सेम टाइप का नेचर है, हेक्सेन और हेप्टेन है सर, इनके बीच में कौन सा सबका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है सर, ये भी मतलब नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, सबके बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, सॉल्यूशन कैसे होंगे सर, बेंजीन है और टॉल्वीन है, बेंजीन है और टॉल्वीन है, इसका बॉन्ड कैसा बनेगा सर नॉन पोलर। सर अगर मैं ऐसा बोल दूं क्लोरोमिथाइल और सर अगर सिमिलर टाइप के लोग दिख गए समझ जाना भाई ये क्या है सर, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ये इस टाइप के लोग हम लोग बोल देते हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भैया ब्यूटेन और मतलब ऐसे कि सर कोई भी दो लोग साथ में सिमिलर टाइप के लोग हैं तो उस केस में क्लोरोबेंजीन है, ये देखो। अब इसको रटना मत बैठ के देख लेना, अगर सिमिलर टाइप के लोग साथ में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इस टाइप के लोग क्या बनाएंगे, इस टाइप के लोग क्या बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा ऑलमोस्ट सेम होगा, उन लोगों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा अलग अलग होगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखो भाई, ये छोटी छोटी बातें याद रखो। चलो अब अगली क्लास में टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे, अगली क्लास में टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे। आज हमने फिनिश कर दिया है कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर दिया है और फिर हमने स्टार्ट किया है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी में सर सॉल्युबिलिटी में 3 चीजें फिनिश करी हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किया है, सॉलिड इन लिक्विड कर लिया है और लिक्विड इन लिक्विड कर लिया है, सॉलिड इन लिक्विड किया है और लिक्विड इन लिक्विड किया हुआ है, लिक्विड इन लिक्विड ये किया हुआ है हमने, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। होमवर्क में डीपीपी अटेम्प्ट करते रहिए और भैया आप देख लीजिए चैप्टर अब आपका सर रिवीजन स्टार्ट कर लीजिएगा पीछे वाले चैप्टर्स का, क्योंकि अब आपको ही पता है चैप्टर्स टॉपिक्स अब आगे बढ़ते जाएंगे उतना टेंशन भी बढ़ती जाएगी। तो टेंशन को कम करने का यही तरीका है, जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइज कीजिए। बार बार बोल रहा हूँ एक्सक्यूज मत दीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप क्वेश्चंस कीजिए, जितनी पॉसिबल हो सकती है या 2 घंटे के अंदर उतना ज्यादा कंटेंट उतने टाइमली टाइम पे दिया जा रहा है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है उतना ज्यादा उसको यूटिलाइज कीजिए, ओके। ज्यादा लिखने फोकस मत कीजिए, शॉर्ट नोट्स खुद ही बना के दे रहा हूं मैं, फिर भी आपको अपने हाथ से लिखना है, आप उतने हाथ से लिख लीजिए, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए टॉपिक को साथ साथ में फिनिश किया जाए, ओके। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।